इट वॉज ऑलरेडी नोन कि आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसका रिवीजन करना चाहिए था ना। लैपटॉप से कितने लोग ज्वाइन हो? चलो, एक लोग लैपटॉप से अपनी स्क्रीन शेयर करो, पेड स्टार्ट करते हैं आज से। हम्म, चलो भाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें शुरू करना है। ठीक, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑर्गेनिक जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें समझी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि नेचर क्या है और ये सारी चीजें, राइट। अब हम लोगों को ये चीज फोकस करनी है पेड एडवर्टाइजिंग में। तो पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक। लाइक जैसे कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आए थे ऑर्गेनिक में, तो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करने से पहले कुछ टर्म्स थे। हुक्स एंड जैब्स था, पेन एंड गेन स्ट्रेटजी थी, ठीक है, कंटेंट कैलेंडर था, उसमें फ्रीक्वेंसी थी। तो वो सब जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमने समझी। इसी तरीके से आज हम लोग पहले तो एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि जब भी हम लोग पेड एड्स चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जब भी आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हो तो कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके के नेचर की ऑडियंस मिलेगी। ठीक, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करना है। यहाँ पे लिखो सोशल मीडिया पेड एडवर्टाइजिंग। अगर मेरे माइक से नॉइज आए तो बता देना, ठीक है। अभी तो क्लियर है ना? यस सब क्लियर है अभी एकदम। ठीक है, तो हमने लिखा सोशल मीडिया पेड एडवर्टाइजिंग। अब समझो, जब भी हम कहीं पे भी पेड एड चलाने जा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, जैसे मान लो अगर आप कोई बैनर लगाते हो, ठीक है, किसी भी एक एरिया में, तो आपको ये देखना पड़ता है ना कि वहां पे किस तरीके की ऑडियंस अवेलेबल है जो वो बैनर को देखेगी। अगर हमारी ऑडियंस हमारे बायर पर्सोना में लाए नहीं करती है, बायर पर्सोना क्या होता है आप सबको पता है, ठीक। अगर हमारी ऑडियंस बायर पर्सोना में लाए नहीं कर रही है, तो मेरा वहां पे एड दिखाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरीके की ऑडियंस है ताकि हम ऐड चलाएं। देखो, जब आपने ऑर्गेनिक पढ़ा था तो जो नेचर आपने पढ़ा था उसी नेचर को हमें कंटिन्यू करना है, ठीक। लेकिन जब पेड ऐड की बात आती है, देखो ऑर्गेनिक में हमारा कुछ जा नहीं रहा है, बस टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हम उतना फोकस नहीं करते हैं कि चलो ठीक है, हमारी अगर ऑडियंस फेसबुक पे कम है, एक छोटा सा भी शेयर है फेसबुक पे, तो हम वहां पे छोड़ देते थे, ठीक है, या उसको रखते थे कि चलो ठीक है फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, भले हमें उतनी एंगेजमेंट ना मिल पा रही हो। बट जब हम बात करते हैं पेड एडवर्टाइजिंग की, तो वहां पे हम अपना पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक। अब अगर तुम ऐसे गलत प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा दोगे और वहां से आपको लीड जनरेट नहीं हो रही, या जो भी आपका मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा ऐड चलाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे हर प्लेटफॉर्म की एड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ डिफरेंट नेचर में चेंजेस होते हैं। जैसे देखो फेसबुक, फेसबुक का नेचर जब हम एड के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वहां पे हमें किस तरीके की ऑडियंस मिल रही है। अब देखो, फेसबुक पे जब आप आते हो तो क्या कोई ऐसी एज रेंज होगी जिसके लोग फेसबुक ऐड ना यूज करते हो। देखो, जब ऑर्गेनिक की बात थी तो हमने उसके ऑर्गेनिक नेचर को समझा कि पॉलिटिकल होता जा रहा है तो रीच कम मिलने के चांसेस है, ठीक। लेकिन जब हम ऐड की बात करते हैं तो हमारे पास टारगेटिंग के ऑप्शंस आते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी टारगेटिंग में हमको वो लोग मिल सकते हैं जो हमारे बायर पर्सोना में लाइक कर रहे हैं। मतलब लेट सपोज आपका एक बायर पर्सोना है, उस बायर पर्सोना की जो ऑडियंस है वो 18 से 20 साल है या 18 से 25 साल है। क्या 18 से 25 साल के लोग वहां पे मिलते हैं फेसबुक पे? यस और नो? मिलते हैं। सेकेंड, 18 से 25 के बाद अगर एक एज रेंज पकड़ लो तुम 30 से ऊपर वाली, कि 30 से ऊपर, 30 से 50 के बीच के ले लो, क्या वो लोग तुमको मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अब तुम 18 से लेके 65 तक के सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, यानी एज रेंज तुम कोई भी ले लो, तुमको हर तरीके का बंदा मिलेगा जब तुम एड्स चलाओगे, ठीक। अब वहीं पे अगर हम बात कर लेते इंटरेस्ट और बिहेवियर की, क्या वहां पे पॉलिटिकल नेचर के लोग हैं?
क्या वहाँ पे स्पोर्ट्स के लोग हैं, क्या वहाँ पे हमारे एजुकेशन फील्ड के लोग हैं। अब बोलोगे सर एजुकेशन फील्ड के बच्चे कैसे होते हैं? भैया मान लेते तुम एक कैट की कोचिंग कराते हो, ठीक है, तुम कैट वाले बच्चों को टारगेट करना चाहते हो फेसबुक पे, वहां पे जितने भी कैट वाले ग्रुप्स बने हुए हैं उन सब में अब कैट वाले जो बच्चे होंगे वो कोई ना कोई तो होंगे ना जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या ग्रेजुएट्स तुमको फेसबुक पे मिलते नहीं है? मिलते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक जो है वो एक हब है। क्या है? फेसबुक एक हब है जहां पे हर तरीके की ऑडियंस को तुम टारगेट कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो। अब प्रोफेशनल्स की अगर बात करी जाए, आप और हम क्या प्रोफेशनल्स नहीं है? क्या शहबाज सर प्रोफेशनल नहीं है? जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके मार्केटर्स होते हैं, इन सबकी प्रोफाइल आपको सोशल मीडिया पे फेसबुक पे मिलती है। यानी कि चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो हमारे हाउस वाइफ हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो या ओल्ड एज पीपल हो, हर तरीके की ऑडियंस हमको फेसबुक पे मिल रही है। बट केवल यहाँ पे अगर हम तुमसे ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है, वो भी इन डेप्थ, तो वो ऑप्शन हमें फेसबुक पे नहीं मिलेगा। ठीक, मान लो अगर तुम एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन तुम्हें फेसबुक पे नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा लिंक्डइन पे। तो वहां पे कुछ चीजें आती हैं, यानी कि अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग नेचर है, राइट। लेकिन जब हम एड की बात करते हैं तो हम एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जो ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपके पास टारगेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, और ये देखना है हमें कि टारगेटिंग करने के बाद मेरे पास वो ऑडियंस अवेलेबल है या नहीं। अगर टारगेटिंग करने के बाद भी आपको वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। आप फेसबुक की जब बात करी तो फेसबुक के आगे लिख दो फेसबुक के आगे लिखो ऑल टाइप ऑफ ऑडियंसेस आर अवेलेबल। नेक्स्ट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपके पास हर तरीके का बंदा अवेलेबल है, ठीक, लेकिन जब एड्स चलाने की बात आती है तो वहां पे हम कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ही एड चलाते हैं। क्यों? इंस्टाग्राम का यूज कैसे किया जाता है इसको ध्यान से समझो। तुम्हारे पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको तुम इंस्टाग्राम से यूज करके आओगे? जैसे अगर मैं एनडीएमआईटी की बात करूं तो ज्यादातर जो भी लीड्स आती हैं वो फेसबुक से कम और इंस्टाग्राम से ज्यादा आती हैं। टारगेटिंग वही फेसबुक पे भी है, टारगेटिंग वही इंस्टाग्राम पे भी है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी इंस्टाग्राम से ज्यादा लीड आती है, फेसबुक से कम आती है? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है यूजर के ऊपर। यूजर कितनी देर कौन से प्लेटफॉर्म को ज्यादा वो करता है। क्या बोल रहे हो आप? सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इंस्टा से ही लीड जनरेट हुई थी। हाँ, तो वहां पे डिपेंड ये करता है कि कहाँ पे यूजर आपका ज्यादा एक्टिव है। अब सौरभ है, ठीक है, मान लेते सौरभ दुबे है, सौरभ सरकार है, कोई भी है। अब दोनों लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। दोनों की ज्यादा एक्टिविटी कहाँ होती है? इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे जब ये कम एक्टिव होंगे तो इनको ऐड दिखने के चांसेस भी कम होंगे, और जब ऐड दिखने के चांसेस कम होंगे तो वहां पे लीड आने के भी चांसेस कम होंगे। बट जब हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पे ज्यादा देर एक्टिव है, यानी ऐड दिखने के चांसेस ज्यादा है, और ज्यादा बार ऐड दिख भी सकता है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये आती है कि सर यहाँ पे हम ऐड किस तरीके का दिखाएं, क्योंकि ऑडियंस तो हर तरीके की अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम ऐड किसको दिखाएं या टारगेटिंग हम करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट होता है इंस्टाग्राम? समझो, अगर तुम एक यंग्स एडल्ट्स को और टीनेजर्स को ऐड दिखाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो फेसबुक पे है या ट्विटर पे है। बट अगर आपका एक प्रोडक्ट है, कोई जो फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जिसकी एक ऑडियंस टीन्स और एडल्ट्स है, तो वहां पे आपको इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना चाहिए। रेस्ट अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो अगर मैं मानता हूं कि एक एज जनरेशन है, ठीक है, 35 से ऊपर के लोग या 40 से ऊपर के लोग जो ज्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं होते हैं, वो ज्यादातर उनका जो यूसेज होगा वो ज्यादातर फेसबुक पे मिलेगा। वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा देर की उनकी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक। लेकिन वहीं पे जो टीन एजर्स हैं उनकी एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे ज्यादा है इन कंपेयर टू फेसबुक, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है और वो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर एक्टिव हो रही है। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट भी एक मिला कि भाई
प्लेटफॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म तो डिपेंड करता है ये एड चलाने के लिए। दूसरा, यूजर की एक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है, जो आपका बायर पर्सोना का यूजर है। ठीक, नेक्स्ट देखो ट्विटर। अब ट्विटर जो है, ट्विटर को तुम एडवर्टीजमेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हो, समझो। जो काम ट्विटर का ऑर्गेनिक था वही काम उसका एड्स में है। अब एड जब भी तुम ट्विटर पे चलाते हो तो वहां पे बात ये आती है कि भाई जो भी तुम ऐड चलाने वाले हो उसके पीछे मोटिव क्या है। ट्विटर पे तुम जब भी ऐड चलाते हो तो तुम्हारा मोटिव होता है ट्रेंड बनाना, ट्रेंड लिख दो आगे, ठीक है। तुम्हारा मोटिव जो होता है वो होता है ट्रेंड बनाना, ठीक है। ये देखो एक तरीके से लेक्चर चल रहा है तो तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाया करें वो नोट करते जाया करो, ठीक है। जब भी तुम ट्विटर पे काम करते हो तो ट्विटर पे चाहे तुम एड्स चलाओ चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, तुम्हारा काम होता है वहां पे ट्रेंड बनाना। अब मान लो जैसे कोई भी नई मूवी आने वाली है, ठीक है। अब उस मूवी के बारे में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड बनाना है तो करते क्या है लोग, उसके ऊपर एक हैशटैग चला देते हैं। एक हैशटैग का एक ऐड चला दिया आपने और उसमें हैशटैग यूज कर दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो एक झटके में पहुंच गया। अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे। नहीं प्रियांशु, वो सेम ही होता है। कोई भी ऐड है, ट्विटर पे आप ऐड भी चलाते हो तो वो इसी मोटिव से चलता है कि वहां पे आपको किसी चीज को जब ट्रेंड बनाना है तो आप ऐड इसी तरीके से चलाते हो, ठीक है। बट सर, सर जो ट्रेंड उसमें चलता है हैशटैग का, वो तो सर इस तरीके से चलता है ना कि मतलब अरे वो आपका ऐड नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, एक हैशटैग मान लिया, आपको एक ट्रेंड बनाना है, एक ट्रेंड चलाना है हैशटैग प्रियांशु, ठीक है। कितने लोगों को आप एबल बना सकते हो कि वो लोग हैशटैग प्रियांशु का एक ट्रेंड करें? क्या 20-30 लाख लोगों को तुम बोल सकते हो कि मेरा ये हैशटैग यूज करो? नो सर, नो सर, नहीं ना। तो अगर आपको कोई एक नया हैशटैग का ट्रेंड बनाना है तो ऐड चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा लोगों तक पहुंचने के लिए? बट सर उसके लिए तो साइबर सेल्स भी होते हैं जो कि ये सब हैशटैग वगैरह ट्रेंड करा देते हैं। तो तुम साइबर सेल हायर करोगे? इस काम के लिए तो नहीं करेंगे, बट एज ए बिजनेस प्रोस्पेक्टिव तो लोग कर सकते हैं। नहीं, अरे यार फिर वही बात, जब तुम एक ऐड चला सकते हो, वही काम कर सकते हो, तो तुम क्यों किसी आईटी सेल को जाके पैसे दोगे? कॉन्सेप्ट तो समझो। जब तुम एक चीज को ट्रेंड बनाने के लिए ऐड चला सकते हो, अब तुम लोगों को यशराज मुखर्जी वाला बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, या बताया था। हाँ, तो वो पैसे देके एक ट्रेंड बनाया गया, हैशटैग चलवाया गया। अब कोई भी चीज चलती है तो वो पैसे देके हैशटैग चले। जब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्गेनिकली करा लो या तो पैसे देके करा लो। अब जब तुम ऑर्गेनिकली नहीं करा पा रहे हो, इतना मैसेज नहीं यूज करा सकते हो, तो उसको पैसे देके तुम उसका एक ट्रेंड चला दोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो ऐड पहुंच गया। अब टोनी कक्कर क्या करते हैं, टोनी कक्कर के सॉन्ग्स के ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं? कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो जाके तो उसमें पूरा एक वीडियो का जो आपका पूरा सॉन्ग होता है उसका पूरा एक ऐड चलता है। तो वो ट्रेंड ही तो बना रहे हैं, व्यूज ही तो कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपको एक ट्रेंड बनाना है तो आप उसका ऐड भी चला सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास वो नहीं था तो आपने ऐड चला दिया। तो जब भी आपने कोई पर्टिकुलर हैशटैग चलाया, अब उस हैशटैग से क्या होता है कि वो एक ट्रेंड बनने लग जाता है, लोगों तक वो बात पहुंचने लगती है, तो लोग उसको फिर ऑर्गेनिकली भी वो यूज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी एक चीज को ट्रेंड में लेके आना है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको हैशटैग्स के ऐड चलाने पड़ेंगे। दूसरा, ट्विटर जो होता है वो मैसिव कनेक्शंस बनाने के लिए होता है। मतलब अगर आपके पास एक लार्ज यूजर बेस है, देखो आप किसी भी चीज पे मान लो एक ट्रेंडिंग कंपनी आपको हो, ठीक है, मान लो आप एक ट्रेंड बनाने में माहिर हो और आपको चाहिए कि हर कोई आपके पास आए और ट्रेंड बनाने के लिए काम दे आपको, ठीक। अब जैसे यशराज मुखर्जी कुछ भी बना दे उसका ट्रेंड चल जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक एंटाइटी ऐसी बन चुका है, ठीक। अब वहीं पे आप मान लेते हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो जिसके पास हर पॉलिटिकल कंपनी आ रही है कि भाई मेरा ये ट्रेंड चलवा दो, मेरा ये ट्रेंड चला दो, ठीक। अब हर तरीके की कंपनीज आपसे ट्रेंड चलवाने के लिए आ रही है। तुमको उन ट्रेंड को जब चलाना है तो उसके लिए तुम्हें उसकी ऑडियंस चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? ऑडियंस इन द सेंस आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हो। जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, मैंने ऑर्गेनिक में आपसे बोला था कि जब भी आप कोई पोस्ट करते हो तो ट्विटर में आपको फॉलोअर प्लस फॉलोइंग दोनों में आपको वो मिलता है, क्या रीच मिलती है, ठीक। तो वहां पे आपके 10,000 फॉलोअर 10,000 फॉलोइंग, यानी एक आपने हैशटैग चलाया जो 20,000 लोगों तक पहुंच गए, लेकिन वो 20,000 लोगों का कनेक्शन नेटवर्क बनाओगे कैसे? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्गेनिकली आप बढ़ते रहो, ऑर्गेनिकली इतने अच्छे कनेक्शन बनते नहीं तो आपको ऐड चलाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप कनेक्शंस के लिए ऐड चला सकते हो, आप न्यू फॉलोअर्स के लिए ऐड चला सकते हो। आप बेसिकली ये जो यूज किया जाता है इसका ऐड ट्विटर का हमेशा वो मेन मोटिव यही होता है कि आपको एक ट्रेंड बनाना है, वो चाहे आप ऑर्गेनिकली बनाओ और चाहे आप पेड बनाओ।
अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो भी ट्रेंड चलता है, जो आईटी सेल की बात अभी प्रियांशु ने करी, अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एड चला के ट्रेंड चला रही होगी तो नॉर्मल पब्लिक देखेगी ना कि हाँ अरे ये एड चल रहा है, ये तो पैसे देके चलाया जा रहा है, पैसे देके तो कोई भी चला लेगा। लेकिन वही एक ऑर्गेनिक ट्रेंड चल रहा है तो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में बैठ जाती है एक बात कि यार नॉर्मल पब्लिक में ये तो ट्रेंड पे चल रहा है हैशटैग, इसका मतलब है कि पब्लिक इनको सपोर्ट कर रही है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स देता है जब आप ऑर्गेनिकली हैशटैग ग्रो कराते हो। तो वहां पे वो लोग ऐड की बजाय आईटी सेल पे आते हैं, बल्कि होता तो वो भी वही है ना, तुम्हें चाहे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म को पैसा दे दो, चाहे तुम डायरेक्टली एक एजेंसी को दे दो पैसा। आईटी सेल क्या है, एजेंसी तो होती है आईटी सेल, ठीक है, चाहे एक एजेंसी को पैसा दे दो और उसके बाद ऐड चलवा दो, हर चीज मार्केटिंग है, ठीक। ट्विटर के बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन का जो काम होता है, लिंक्डइन पे जो एड्स चलते हैं वो बेसिकली हायरिंग या फायरिंग के लिए चलते हैं। मतलब अगर आपको कोई नया बंदा हायर करना है, नए क्लाइंट्स जनरेट करना है, यानी अगर आपका कोई भी एक B2B मॉडल पे ऐड चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हो। अब लिंक्डइन के जो एड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ की जो ऑडियंस होती है ना वो बहुत ज्यादा सेपरेटेड होती है। कैसे? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि पूरे इंडिया में 1,35,00,000 लोग हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स कितने हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो इनकी संख्या घट के आ जाएगी ना, कम हो जाएगी। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स में आप ये जो सेल्समैन वगैरह आते हैं इन लोगों को नहीं लोगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स में आप उनको लोगे जो कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी में बैठ के काम करते हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक। तो हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स में आ रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एक छोटा सा शेयर हुआ। अब इन वर्किंग प्रोफेशनल्स में मैंने बोला केवल मार्केटिंग के वर्किंग प्रोफेशनल्स कौन है, तो वो और छोटी हो गई ऑडियंस। अब सोचो जब इतनी डेप्थ में आपको ऑडियंस तक जाना है तो पैसा भी तो उतना ही लगेगा ना। जंगल के जितना अंदर घुसते जाओगे उतना ही तो फ्यूल तुम्हारा खर्च होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में ऑडियंस को टारगेट करने के ऑप्शन निकालते हो उतने ज्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए लिंक्डइन का जो ऐड होता है ना, अब उसमें भी मैंने बोला मार्केटिंग में, लेकिन 3 साल के एक्सपीरियंस वाले। अब लिंक्डइन के लिए और परेशानी कि अब उसको फिर और फिल्टर आउट करे तो वो आपसे और पैसे लेता है। यानी लिंक्डइन में आपको जब वो एक प्री डिफाइंड ऑडियंस देता है तो वो डेप्थ में चलता चला जाता है और एक नैरो करता चला जाता है ऑडियंस। इसके लिए वहां पे आप B2B मॉडल पे आप बेसिकली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो कौन लोग ऐड चलाते हैं, जो HR होते हैं, ठीक है, उनको हायरिंग करनी होती है कि भाई नया बंदा चाहिए, हमें चाहिए कि जो बंदा 3 साल का एक्सपीरियंस वाला हो। आप लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके कमेंट सेक्शन में जो चैट सेक्शन होता है आपका, ठीक है, चैट सेक्शन में भी आपके पास ऐड आते हैं। आपके नोटिफिकेशंस ओपन करोगे तो वहां भी लिखाते हैं कि दिस कंपनी इज हायरिंग अ कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन या प्रमोटिंग दिस पोजीशन, ऐसा करके दिखाता है, राइट। तो वो सारी चीजें जो होती है वो ऐड ही होते हैं आपके, ठीक है। तो वो सब जो एड्स होते हैं वो चलते कैसे हैं, वो हायरिंग बेसिस पे चलते हैं। आप कभी भी जनरल एड किसी कंपनी का नहीं देखोगे कि वहां पे आप कोई ब्रांडिंग के लिए एड चला रहा है या कोई वहां पे आपके एंगेजमेंट के लिए एड चला रहा है। ब्रांडिंग और एंगेजमेंट फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे होती है, ठीक। ट्विटर पे आप ट्रेंड चला रहे हो ब्रांडिंग पर्पज से, तो जो भी एड चलेंगे वो ब्रांडिंग पर्पज से चलते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप एंगेजमेंट पर्पज पे ऐड चलाते हो और ब्रांडिंग पर्पज पे भी होता है, एंगेजमेंट पे भी होता है। बट जो लिंक्डइन है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारा हायरिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऐड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो कोई भी ब्रांडिंग के लिए उसके एड्स को यूज नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ हायरिंग पर्पज के लिए यूज करेगा या क्लाइंट के लीड जनरेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। लिख दो हायरिंग एंड लीड जनरेशन। अब देखो होता क्या है, जब भी हम ऐड चलाने जाएंगे, ठीक है, ये तो चलो बात हो गई हमारी कि किस तरीके से क्या हमारे प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जब हम ऐड चलाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वहां की ऑडियंस कौन सी है, राइट। अब मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि ऑडियंस जो होती है वो मल्टीपल लेवल पे डिवाइडेड होती है। कैसे? मल्टीपल लेवल पे। लिखो टाइप्स ऑफ ऑडियंस। टाइप्स ऑफ ऑडियंस, इसमें लिखो फर्स्ट बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है। बेस्ड ऑन नेचर में लिखो पहला इन मार्केट ऑडियंस, दूसरा एफिनिटी ऑडियंस। अब भैया ये एफिनिटी AFFINITY, एफिनिटी। दूसरा पॉइंट करके लिखो
पहला लिख लिया बेस्ड ऑन नेचर लिखा, इन मार्केट लिखा, इन मार्केट के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो लिखो, हाँ इन मार्केट को भी नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके आगे भी लिखना है। जब हम ऑडियंस के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास नेचर के बेसिस पे दो तरीके के एक हमारे क्लासिफिकेशंस आते हैं। पहला आता है हमारा इन मार्केट ऑडियंस, दूसरा आता है एफिनिटी ऑडियंस। ये क्या होती है? देखो, इन मार्केट ऑडियंस वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, ठीक, और एफिनिटी ऑडियंस वो हैं जो आपके बायर पर्सोना में तो लाइक करते हैं मगर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। लिखो, इन मार्केट में लिखो, these are the audience who wanted to purchase your product or service एफिनिटी में लिखो those who lie in your buyer persona but are not interested या but not interested in your product or service। अब अगर इनको अच्छे से तुम्हें समझना है तो कैसे समझोगे? देखो, हम जब तुम लोग आए थे स्टार्टिंग में तो तुम लोगों ने एक वायर फ्रेम पढ़ा हुआ था मार्केटिंग का, राइट? उस वायर फ्रेम में तुम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे पास कितने तरीके के लोग होते हैं। हमारे पास 4 तरीके की और 5 तरीके की ऑडियंसेस होती हैं। कौन कौन सी? अनअवेयर, अवेयर, इंटरेस्टेड, परचेज माइंडसेट और लॉयल। और उनसे 4 फ्रेजेस बनते हैं हमारे, राइट? तो परचेज फ्रेज की जो ऑडियंस होती है, जो बिल्कुल मतलब सोच के बैठी है कि मेरे को खरीदना ही खरीदना है, वो इन मार्केट ऑडियंस है, ठीक। अब इसको इन मार्केट क्यों बोला जाता है? इन मार्केट इसलिए बोला जाता है कि भाई तुम मार्केट में गए, ठीक है, अब मान लो तुम एक बाजार है, ठीक है, उस बाजार में वही लोग तो टहल रहे होंगे ना जो खरीदना चाहते होंगे कुछ ना कुछ। अब मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, भले वो एक दुकान से ना खरीदे, दूसरे जाके कुछ ले, दूसरे से ना ले, तीसरे से जाके ले, बट कुछ ना कुछ तो वो परचेज करेंगे ना, यानी कहीं ना कहीं वो परचेज माइंडसेट के हैं। बट एफिनिटी ऑडियंस वो होती है जो आपकी बायर पर्सोना में तो लाइक कर रही है मगर इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे अब एनडीएमआईटी है, एनडीएमआईटी में आपके 2 तरीके की ऑडियंसेस है, इन मार्केट भी है, एफिनिटी भी है। इन मार्केट कौन हुआ? जो पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च कर रही है, ठीक है, एनडीएमआईटी से करना चाहती है कि नहीं करना चाहती डजंट मैटर, बट जो पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रही हो या वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च कर रही हो या फ्यूचर स्किल सर्च कर रही हो, ठीक है, मतलब जिसके पास ऑप्शंस में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग लाए करता है, तो वो हमारे लिए इन मार्केट हो गई। बट हम एफिनिटी की जब बात करें तो एफिनिटी ऑडियंस हमारे बायर पर्सोना में डेमोग्राफिक्स में लाए करती है। इसमें डेमोग्राफिक्स में और बिहेवियर में, इंटरेस्ट में नहीं। जब हम एफिनिटी की बात करते हैं तो इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर को कंसीडर करते हैं। जैसे अब कौन कौन कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग? जो 12th पास है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर 12th पास बच्चा डिजिटल मार्केटिंग करे। कुछ एमबीबीएस के लिए, डॉक्टर के लिए चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं आईआईटी जेई के लिए, कुछ चले जाते हैं आपके कॉमर्स में स्विच कर लेते हैं, कुछ का कुछ और प्लान हो जाता है, कुछ कहीं गेम डेवलपमेंट में चले गए, कुछ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में चले गए, राइट? तो अब जो ये डॉक्टर वाले जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वाले जा रहे हैं, सीए के लिए जा रहे हैं, ये लोग आपकी एफिनिटी ऑडियंस है जो बायर पर्सोना में तो लाए कर रही है। उनका बिहेवियर कैसा है? 12th पास है। डेमोग्राफिक्स क्या है? 18 से 20-25 में लाए कर रहे हैं, सब कुछ है, लोकेशन भी वही है कानपुर, लेकिन वो इंटरेस्टेड किसी और चीज में, मतलब आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये एफिनिटी ऑडियंस है। लेकिन 3 साल के बाद अगर किसी का सीए नहीं निकलेगा तब तो वो इंटरेस्टेड बन सकता है ना। अगर 2 साल के बाद आप उसको गेम डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया, बीटेक कर लिया 4 साल का, उसके बाद भी उसकी जॉब नहीं लगी, तब तो वो इंटरेस्टेड बन सकता है ना। यानी वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है।
तो जो इन मार्केट ऑडियंस होती है वो आपकी करंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप परचेज करा के बायर बना सकते हो, मगर जो एफिनिटी ऑडियंस होती है वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एफिनिटी और इन मार्केट समझ में आया? क्लियर? यस और नो सबको? चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन किसका आता है? लिखो, एक तो हमने नेचर बेस्ड कर लिया, अब एक हमें करना है टारगेट बेस्ड और टारगेटिंग बेस्ड ऑडियंस। टारगेटिंग बेस्ड ऑडियंस, इसमें 3 तरीके की ऑडियंसेस आती हैं। पहला आता है सेव्ड, नेक्स्ट लाइन में आके लिखो, नेक्स्ट लाइन में। सर वो कर दूंगा मैं मैनेज। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो कस्टम, नेक्स्ट लिखो लुक अलाइक। अब ये तीनों क्या है? हमने तुमसे बोला कि तुमने एक बायर पर्सोना बनाया, ठीक है, उस बायर पर्सोना के हिसाब से एक काम करो सौरभ, ये जो रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है ना, इसको किनारे कर दो भाई। हमने तुमसे बोला एक बायर पर्सोना बनाओ और उस बायर पर्सोना के हिसाब से एक ऐड चलाओ। तुमने बोला ठीक है सर चला देंगे। आप गए फेसबुक में, वहां पे आपने एक ऑडियंस को टारगेट किया। जब भी आप कोई ऑडियंस टारगेट करते हो तो वो ऑडियंस आपके डैशबोर्ड में सेव हो जाती है। ठीक, अब वो जो ऑडियंस सेव हुई है, यानी आपने एक बायर पर्सोना में डाला था कि 18 से 25 के लोग होंगे, कानपुर इलाहाबाद बनारस के लोग होंगे, ये इंटरेस्टेड होंगे, ये बिहेवियर होंगे, उसके हिसाब से आपने 3 उसको बनाया और टारगेट कर दिया। अब वो जो ऑडियंस आपने टारगेट करी है अभी, बेस ऑडियंस, जो बेसिक ऑडियंस है, वो होती है आपकी सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, जो आपकी कोर ऑडियंस कहलाती है एक तरीके से। ठीक है, ये आपकी है सेव्ड ऑडियंस, जिसको आपने अपने डैशबोर्ड में सेव करके रखा हुआ है। आपने इस ऑडियंस के बेसिस पे ऐड चला दिया। ठीक है, मान लेते हैं सेव्ड में लिखो बेस्ड अपॉन योर टारगेटिंग, ब्रैकेट में लिख लो सेव्ड इन योर एड मैनेजर। ठीक, अब नेक्स्ट आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस जो होती है ना, वो सेव्ड ऑडियंस से निकले हुए रिजल्ट के बेसिस पे क्रिएट करी जाती है। कैसे? मान लेते हैं एक हॉल है, ठीक है, उस हॉल में गए हम और हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एक बेस ऑडियंस ले ली, एक ऑडियंस सेव कर ली। एक कॉलेज में गए, हमने बोला 10th और 12th या केवल 12th क्लास के जितने भी पास स्टूडेंट्स है ना, उनको इस हॉल में भेज देते हैं। हमने उन सभी लोगों को हॉल में बुला लिया, एक छोटा सा सेमिनार किया। सेमिनार करने के बाद हमने बोला जितने भी लोग इंटरेस्टेड हो वो सब यहाँ पे रुके, बाकी चले गए। 100 में से 40 लोग निकल के चले गए, 60 लोग अभी बैठे हुए हैं। हमने क्या किया, इन 60 लोगों का कस्टम ऑडियंस बनाया। कैसे? हमने पहले उनको एक ऐड दिखाया। जब सेमिनार में 100 लोग बैठे थे तो हमने उनको एक ऐड दिखाया था। हमने बोला देखो डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होती है, ये चीज होती है, ऐसे ऐसे करके कराया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उनमें से जितने भी सीए वाले थे और एमबीबीएस वाले थे, ठीक है, जेईई वाले थे, ये सब लोग जो थे, वो जो नॉन इंटरेस्टेड थे वो उठ के चले गए। अब हमारे लिए ऑडियंस हो गई कम, यानी अब हमें और अच्छी ऑडियंस मिल गई है जिसके कन्वर्जन के चांसेस और ज्यादा है, राइट? तो वहां पे एक कस्टम ऑडियंस बन गई। कैसे बनी? हमने उनके पर्टिकुलर बिहेवियर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? बिहेवियर के बेसिस पे उसको एक सेक्शन अलग करके रख दिया। अब ये बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑडियंस किस तरीके से आपके एड पे रिएक्ट कर रही है। आपने एक एड चला दिया फेसबुक पे जिसमें 10,000 लोगों को टारगेट किया था, उनमें से 2,000 लोगों ने आपके ऐड को बस स्क्रॉल कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्या वो 2,000 लोग आपकी ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल हैं? उन 2,000 लोगों को ऐड दिखाना क्या प्रॉफिटेबल है? अगर बार बार कोई आपके ऐड को इग्नोर कर रहा है, क्या उनको ऐड दिखाना सही है? नहीं ना, उनको ऐड दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वही चीज वहां पे आपने करी। आपने बोला कि भाई मेरी 10,000 की सेव्ड ऑडियंस थी,
इसमें से मैं 2000 लोगों को हटा दी रहा हूँ, ठीक है। आप एड मैनेजर पे गए, आपने देखा जिन 2000 लोगों ने हमारे एड पे रिएक्ट नहीं किया है, इग्नोर किया है, उनको आपने हटा दिया। फिर आपने देखा यार मेरे पास 8000 लोग बचे हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है, लेकिन इन 8000 में से मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं? आपने देखा सिर्फ 5000 लोग ऐसे थे जो हमारी वेबसाइट पे आए हैं। अब उन 5000 लोगों में से जो बाकी के 3000 केवल रिएक्ट वाले थे, आपने उनको भी हटा दिया। आपने बोला मुझे मेरी वेबसाइट पे लीड चाहिए, ठीक है, लीड जनरेशन फॉर्म मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, मुझे मेरी वेबसाइट पे लीड चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सिर्फ इन 5000 लोगों को टारगेट करना है। आपने कस्टम ऑडियंस बना ली। अब पहले के कंपैरिजन में आपके पास ऑडियंस जो मिली है आपको, जो 5000 ऑडियंस मिली है, वो पक्की ऑडियंस है, मतलब उसके फीचर्स अच्छे हैं, यानी वो रिएक्ट करती है, वो आपकी वेबसाइट पे आती है, यानी कि उसके कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा है, यानी वहां से लीड मिलने के भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो वहां पे आपने कस्टम ऑडियंस बनाई। ये बनाई किसके बेसिस पे जाती है? ये बिहेवियर के बेसिस पे बनाई जाती है, ना डेमोग्राफिक ना लोकेशन, ये बिहेवियर के बेसिस पे बनाई जाती है कि सामने वाली ऑडियंस जो है वो रिएक्ट किस तरीके से कर रही है, इंगेज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक। अब आपने देखा कि यार ये 10,000 लोग हैं, इन 10,000 लोगों में से मेरे पे 5,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे उस पे गए हैं और लीड फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक। अब जिन लोगों ने लीड फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है, उनको ऐड दोबारा दिखाने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता ना। तो आप क्या करोगे? उन 5000 लोगों को और एक्सक्लूड कर दोगे। जब आप एक फिर से जब दोबारा ऐड चलाओगे तो उन 5000 लोगों को फिर एक्सक्लूड कर दोगे। तो वहां पे ये जो ऑडियंस है ना, वो बिहेवियर के बेसिस पे आप चेंज करते हो। तो कस्टम में लिख लो ऑडियंस, ब्रैकेट लगा के लिख लो, क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। एक सेकेंड सर। क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, राइट सर? हाँ, क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कलेक्टेड फ्रॉम सेव्ड ऑडियंस, यानी सेव्ड ऑडियंस से मिलने वाले जो बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हम एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब ये जो कस्टम ऑडियंस होती है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो? देखो, आप वेबसाइट की भी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने एप्लीकेशन की भी एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो ना, तो वो डिफरेंट तरीके के बेसिस पे क्रिएट होती है। जैसे आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे एक ऐड चला था, तो वेबसाइट के बेसिस पे कस्टम ऑडियंस बना ली। मान लो आप ये चाह रहे हो कि ऑर्गेनिकली मेरे फेसबुक पेज से जितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऐड नहीं, ऑर्गेनिकली जितने लोग गए, तो उसकी भी एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। मान लो आप ऐसा चाहते हो कि मान लेते हैं कि आपका एक फेसबुक है, आप चाहते हो कि मेरे फेसबुक पे जितने लोगों ने पेज लाइक किया हुआ है केवल उनको ऐड दिखाए, तो उनके एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का बिहेवियर आप चूज आउट कर रहे हो। इसमें आप ऑर्गेनिक प्लस पेड दोनों तरीके की ऑडियंसेस को इंक्लूड करके क्या कर सकते हो? एक बिहेवियर वहां पे सेट कर सकते हो। 1 मिनट देना मेरे को। हाँ भाई, तो कहाँ थे? कस्टम ऑडियंस, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस जो होती है ना, वो आपके बिहेवियर के बेसिस पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमारे पास आता है लुक अलाइक ऑडियंस। देखो, लुक अलाइक ऑडियंस वो होती है जो आपके मतलब बायर पर्सोना वाले लोगों के साथ मैच करती है। कैसे मैच करती है समझो। आपने बोला, अब जैसे मान लो हम ये समझते हैं कि अब सौरभ है, ठीक है, सौरभ सरकार ने 12th पास किया, ठीक है। 12th पास करने के बाद इन्होंने मान लेते बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद ये डिजिटल मार्केटिंग में आ गया, ठीक। हमें पता है कि सौरभ सरकार अकेले बंदे तो ऐसे हैं नहीं जो 12th पास के बाद बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के बाद डिजिटल मार्केटिंग में है। इनके जैसे और भी लोग होंगे ना इन्हीं के कॉलेज में, जो इस तरीके की एक इंटरेस्ट रखते होंगे टेक्नोलॉजी में, या इस तरीके की फील्ड में आना चाहते होंगे, स्किल बेस्ड कोर्सेज को सर्च आउट कर रहे होंगे, ठीक। तो वो जो लोग हैं वो सौरभ सरकार के लुक अलाइक है, जिनके इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक जो है वो मैचिंग है।
मैचिंग मैचिंग कैसे? अब मान लेते हैं आपने देखा होगा कई बार आप लोग, जब हम लोग मतलब एक सेम एज के लोग होते हैं, जब दोस्तों के साथ आप लोग बैठते हो तो लगता है जो चीज आपके दोस्त को पसंद है वही आपको भी पसंद आ रही होती है, राइट? या जो आपको पसंद है वो आपके दोस्तों को भी पसंद आ रही होती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है, राइट? आपके कजिन जो होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो लुक अलाइक का क्यों एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, क्योंकि भाई जो भी दो एक तरीके की इंटाइटीज होंगी ना, उन दोनों के इंटरेस्ट बिहेवियर भी सेम अगर हैं तो उनके कन्वर्जन के चांसेस भी सेम होते हैं, ठीक। तो अब जैसे यहाँ इंटरेस्ट में, अब जैसे एनडीएमआईटी है, ठीक है, एनडीएमआईटी में आप लोग जब कभी कोई किसी अपने दोस्तों के साथ आए होगे आप लोग, तो कई बार हुआ होगा कि यार आप करने तो दोस्त आया था लेकिन उसने ना लेके एडमिशन, आपने एडमिशन ले लिया। कानपुर ब्रांच में ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब दो लोग साथ में आए हैं, जिसकी मेन इंक्वायरी आई थी उसने एडमिशन नहीं लिया, उसके दोस्त ने एडमिशन ले लिया और उसके बाद में वो एडमिशन ले रहा है। तो वहां पे क्या होता है, वो आप सेम एंटाइटी हो, एक दूसरे के लुक अलाइक हो, राइट? तो वहां पे क्या होता है कि जब आप लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट करते हो तो आपको कन्वर्जन के चांसेस की मतलब बहुत ज्यादा एक इंक्रीमेंट हो जाता है कि कन्वर्जन होगा ही होगा। क्यों होगा, राइट? वो इसलिए होता है क्योंकि भाई सामने वाला बंदा सेम इंटरेस्ट और सेम बिहेवियर का है, ठीक। और वो देख रहा है कि अब तुम लोग जब यहाँ पे आए थे तो तुम लोगों को प्लेसमेंट क्यों दिखाए जाते हैं, और जिनका प्लेसमेंट हुआ है उनका बैकग्राउंड क्यों बताया जाता है। वो इसीलिए बताया जाता है ताकि आप एक रिलेशन बना पाओ, राइट? कोई भी फीडबैक वीडियो देखो, कहीं का भी फीडबैक वीडियो देखो, वहां पे लोग क्या करते हैं, वो अपना डेजिग्नेशन बताते हैं कि मैंने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए गया, गवर्नमेंट जॉब से मेरे को कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मेरा हो नहीं पाया, तो मैं क्या किया, मैं स्किल बेस्ड कोर्स डिजिटल मार्केटिंग में आ गया और 6 महीने में मेरी जॉब लग गई, ठीक। वो क्यों ये चीज बोल रहा है, अरे वो सीधा बोले ना मैंने एनडीएमआईटी से कोर्स किया, मेरी जॉब लग गई, काम खत्म। वो इतना सब क्यों तुमको सुना रहा था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रिलेट करना चाहता है, राइट? तो वो रिलेशन कब होगा, जब आपकी एक लुक अलाइक ऑडियंस आप पकड़ोगे। अब यही चीज का फायदा हमको एड्स में मिल जाता है। कैसे? आप क्या करते हो, आप फेसबुक के पास आते हो और बोलते हो भैया ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है। मान लेते हैं आपने एक एड चलाया था जिसमें आपने एक ऑडियंस रखी हुई थी ए, ठीक है। ए मेरी ऑडियंस है। इस ए ऑडियंस में जो भी इंटरेस्ट, जो भी बिहेवियर और जो भी डेमोग्राफिक है, इन्हीं तीनों चीजों के बेसिस पे एक लुक अलाइक ऑडियंस मेरे को बना के दो। अब फेसबुक का एआई तुरंत जाएगा, क्या करेगा, जितनी भी तुमने बायर पर्सोना वाली ऑडियंसेस दी हुई हैं उन सारी ऑडियंस को देखेगा और उनकी तरह, उनके जैसे इंटरेस्ट वाला, उनकी लोकेशन वाला, उनके बिहेवियर वाले जितने भी बंदे होंगे उन सबको उठा के उनकी एक ऑडियंस बना के तुम्हारे सामने लाके रख देगा, जिनको तुम जानते भी नहीं होंगे, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। उनकी एक ऑडियंस लाके बना के तुम्हारे सामने रख देगा, बता देगा कि जो ऑडियंस तुमने सेलेक्ट करी है ना, इसके जैसे 13,000 लोग फेसबुक पे अभी और है, ठीक। अब तुमने देखा यार 10,000 पहले मेरे पास मेन ऑडियंस थी, उसके जैसे 13,000 की लुक अलाइक मिल गई, तो वहां पे आपको कन्वर्जन और लीड्स के चांसेस और बढ़ जाते हैं, जिनको आपने कभी टारगेट किया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लुक अलाइक थे, ठीक है। आप टारगेट नहीं कर पाए, किसी ना किसी एक पॉइंट पे आप उनको मिस आउट कर गए, ठीक है। अब जो लोग आपकी टारगेटिंग में ऑलरेडी आ चुके होंगे, हाँ प्रकृति स्पेसिफिक ऑप्शन होता है, आप लुक अलाइक बना सकते हो, लेकिन लुक अलाइक बनाने के लिए और कस्टम बनाने के लिए आपके पास सेव्ड ऑडियंस होनी चाहिए जिसपे आपने कोई ना कोई ऐड चलाया हो, ठीक है। मतलब एक ऑडियंस आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसपे आपने ऐड चलाया, बनवा के दिखाऊंगा पूरा मैं, ठीक है, लुक अलाइक वगैरह सब बनवाऊंगा। तो लुक अलाइक क्या होती है, आपकी सेव्ड ऑडियंस की ही एक मतलब बिल्कुल एक मिरर इमेज होती है जिसके इंटरेस्ट बिहेवियर ज्यादातर मैच हो रहे हैं। अब ये परसेंटेज क्या होता है कि भाई मतलब लुक अलाइक है तो कितने परसेंट लुक अलाइक है, ठीक। देखो जब भी आप लुक अलाइक की बात करते हो तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स आते हैं, मतलब 20% लुक अलाइक है, 50% लुक अलाइक है, 100% लुक अलाइक है। अब जब आप 100% लुक अलाइक की बात करते हो तो वहां पे यह आता है कि भाई सेम लोकेशन का बंदा होगा, सेम बिहेवियर का बंदा होगा, सेम कोर्स का बंदा होगा। तुम्हारी मान लो ऑडियंस है 20 साल का लड़का है, बीकॉम कर रहा है, और वहां पे मान लो तुमने अभी एक रेंज दी 18 से 25 साल की ऑडियंस है जो ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है, और कानपुर की ऑडियंस है। 18 से 25 ग्रेजुएशन करने वाले लोग जो कानपुर के हैं, अगर इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाओगे तो एक बड़ी ऑडियंस मिलने के चांसेस हैं, यस और नो, राइट है, ठीक है। नहीं सौरभ, कोई टूल नहीं होता, फेसबुक के अंदर ही होता है ये, ठीक है, एड्स मैनेजर के अंदर ही होता है। तो अगर मैं यहीं पे तुमसे ये बोल दूं
कि 20 साल का लड़का जो केवल बीकॉम कर रहा हो और कानपुर में काकादेव वाली लोकेशन में हो, अब इसकी लुक अलाइक मिलने के चांसेस ज्यादा है कम है? लो है हाई है? कम है, कम है, कम है। ठीक, तो ये क्या है, वहां पे चांसेस कम आ रहे हैं। तो बात ये आती है कि जिस तरीके से आप अपनी सेव्ड ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस को डिजाइन करोगे, उसी हिसाब से आप अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को पाओगे। ठीक, अब बात ये आती है कि सर तीनों में से बेस्ट कौन सी है? आपने पहले वाले में तो नहीं बताया कि तीनों में से बेस्ट कौन सी है, मतलब सबसे पहले तो हमने पढ़ा था नेचर के बेसिस पे, इन मार्केट और एफिनिटी। तो वहां तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई दोनों में से कौन सी बेस्ट होगी, इन मार्केट वाली। ठीक, क्योंकि वो हमारी इंटरेस्टेड है, लेकिन एफिनिटी को हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से लेंगे। बट जब हमारी बात आती है यहाँ पे कि सर हम लोग टारगेट के बेस पे लें, तो तीनों में से किसको लेना चाहिए? तो आपको डियर तीनों ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सेव्ड ऑडियंस के आप कस्टम और लुक अलाइक नहीं बना पाओगे। कस्टम बनाने के लिए आपके पास सेव्ड होनी चाहिए और लुक अलाइक बनाने के लिए आपके पास कस्टम होनी चाहिए। मतलब तीनों एक हायरार्की लेवल पे मैंने लिखवाए हैं कि सबसे पहले आपको एक सेव्ड ऑडियंस बनानी पड़ेगी, उस पे ऐड चलेगा, उसके बाद आप उसकी कोई कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। कैसे? आपने मान लो 1 लाख लोगों की ऑडियंस को टारगेट किया जो सेव्ड ऑडियंस थी, उसमें से आपने 50,000 लोगों की एक कस्टम ऑडियंस बनाई जिसके कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर थे और कुछ पर्टिकुलर डेमोग्राफिक के बेसिस पे। ठीक, कस्टम बनाने के बाद आप बोलोगे कि ये जो कस्टम ऑडियंस मैंने बनाई है ना, इसकी लुक अलाइक को, जो सेव्ड ऑडियंस होती है ना उसकी लुक अलाइक नहीं बनती, कस्टम ऑडियंस की लुक अलाइक बनती है। तो यहां पे लिख लो लुक अलाइक में ऑडियंस, या नॉर्मल लिख लो मिरर इमेज ऑफ कस्टम ऑडियंस, या अपने अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो कि भाई इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम कस्टम ऑडियंस, यानी कि लुक अलाइक बनाने के लिए आपको कस्टम ऑडियंस बनानी ही पड़ेगी। इतना सबको समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? सर तो बेसिक टारगेटेड बेस्ड ऑडियंस में हमें पहले सेव्ड बनाना होगा, जिसके बेसिस पे फिर हम कस्टम रिपोर्ट बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे हम लुक अलाइक का रिपोर्ट बनाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी सेव्ड बनती है, फिर उसके बेसिस पे आप कस्टम बना सकते हो, फिर कस्टम के बेसिस पे आपको लुक अलाइक बनानी होगी, यानी लुक अलाइक के लिए आपको कस्टम बनानी पड़ेगी। तो इसमें तो ठीक सर इसमें तो सबसे जो बेनिफिशियल हम लोग के लिए होगा उसमें लुक अलाइक ऑडियंस होगी। हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन बता रहे ना, वही चीज बताने जा रहे हैं ना आप कि इसमें से अभी क्या चीजें आती हैं। अब अगर हम बेनिफिशियल लेवल पे बात करें तो देखो, अगर तुम्हें लुक अलाइक बनानी है तो बनानी तो तीनों ही पड़ेंगी, क्योंकि बिना उन दोनों के आप लुक अलाइक नहीं बना सकते। ठीक, बात यह आती है कि जब आप लुक अलाइक ऑडियंस की बात करते हो तो वहां पे आपके पास रिजल्ट जो होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखो, जब आप एक सेव्ड ऑडियंस पकड़ोगे तो उसमें आपके पास इन मार्केट के लोग भी होंगे, एफिनिटी के लोग भी होंगे, क्योंकि आप ये थोड़ा ना तय कर पाओगे कि 12th आपने मान लो फेसबुक को बोल दिया कि 18 से 25 साल के लोगों को ऐड दिखाओ जो ग्रेजुएशन में है। अब ग्रेजुएशन वाले तो सीए भी कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन वाले तो एमबीबीएस भी कर रहे होते हैं, वो तो लॉ भी कर रहे होते हैं, राइट? तो वो लोग तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे नहीं, यानी कि वो एफिनिटी ऑडियंस है। ठीक है, तो अब वहां पे जब आप सेव्ड ऑडियंस को टारगेट करते हो तो वहां पे आपके पास इन मार्केट भी होते हैं और एफिनिटी भी होते हैं। तो वहां पे फायदा ये होता है कि इन मार्केट से तो आपको रेगुलर रिजल्ट मिल ही रहा होता है, बट एफिनिटी से भी फ्यूचर में रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। अब एफिनिटी से रिजल्ट कैसे मिलता है? आप किसी भी एक ऐड को बार बार जब देखते हो तो आपके मन में एक आता है यार क्या है, लो एक बार ट्राई कर लूं। ठीक है, तो कई सारी लीड्स आती है, इंडीमाइटी पे बहुत सारी ऐसी बेस्ड लीड्स आती है जो कहते हैं कि मैंने बस ऐसे ही कर लिया था। ठीक है, मैंने देखा नहीं था, मैंने बस ऐसे ही कर लिया था। ठीक, तो वो क्या करते हैं, हाँ सॉरी सेंड बाय मिस्टेक, ये चीज करके करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो वहां पे प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, तो वहां पे आपको एटलीस्ट बट रिजल्ट मिल रहा होता है कि चलो लीड आ रही है, जनरेट हो रही है। ठीक, बाकी मोल्ड करने का काम आपकी सेल्स टीम का है। लेकिन जब आप यहाँ पे लुक अलाइक या कस्टम की बात करते हो तो कस्टम में आपके पास रिजल्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, पैसा जरूर कम लगता है लेकिन रिजल्ट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक, कस्टम के बाद आप जब लुक अलाइक की बात करते हो तो लुक अलाइक ऑडियंस में आपका पैसा भी ज्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। कैसे? देखो, लुक अलाइक ऑडियंस वो है जिसने आज तक आपका कभी ऐड नहीं देखा। अगर उसने पहले से ऐड देख रखा है तो वो उसको आपकी कस्टम ऑडियंस में डालेगा।
ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करो सिर्फ ग्रेजुएशन की और टीनेजर्स प्लस एडल्ट ऑडियंस की, तो कानपुर में लगभग 5-6 लाख लोग ऐसे होंगे जो होंगे, लेकिन 5-6 लाख लोगों को आपने ऐड थोड़े ना दिखाया है, आप ऐड दिखाते हो 10-15-20 हजार लोगों को, इससे ऊपर तो बढ़ते नहीं हो। तो वो क्या करता है, बाकी के 5-6 लाख लोगों में से ही एक सेगमेंट उठा के आपको लुक लाइक पकड़ा देता है कि लो ये 5-6 लाख बचे हुए जिनको तुमने आज तक ऐड नहीं दिखाया है, ये तुम्हारी लुक लाइक हुई। तो वहां पे उन लोगों ने कभी तुम्हारा ऐड देखा ही नहीं है। वहां पे जब वो फ्रिक्वेंटली एक बारगी जब कोई चीज देखते हैं, तो वहां पे चांसेस आपके बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं। वो डिपेंड करता है बिहेवियर के ऊपर, और कुछ आपके जो मतलब वैसे फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो एग्जाम के टाइम में चाहे तुम कितना भी लुक लाइक ऑडियंस को टारगेट कर लो, लीड आ ही नहीं सकती। मैं लिख के दे दूंगा एग्जाम के टाइम पे लीड नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि बंदे की ऑडियंस एक्टिविटी नहीं है, राइट। लेकिन वहीं पे आप समर कैंप चल रहा है, आप दिखाओ यार, धड़ल्ले से लीड मिलेगी आपको। जो बंदा मतलब आर्ट साइड का होगा, जो उस फील्ड में लाइव ही नहीं करता होगा, वो भी लीड फॉर्म फिल कर देगा, क्यों? चलो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो वहां पे डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। बट अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट कौन सी है और सबसे ज्यादा चार्जेस किस उसमें होते हैं, तो भाई लुक लाइक में आपकी जो कॉस्टिंग होती है ना, वो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। सेव्ड वगैरह में आप कॉस्टिंग को क्या कर सकते हो, रोक के रख सकते हो, बट लुक लाइक में आपकी कॉस्टिंग जो होती है ना, वो फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा भी आ सकती है, कभी कम भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है। बाकी बेस्ट आपकी तीनों ही ऑडियंसेस होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेटिंग। अगर टारगेटिंग अच्छी है तो आप सेव्ड ऑडियंस में भी अच्छे रिजल्ट ले आओगे, टारगेटिंग अच्छी नहीं है तो लुक लाइक में भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि जब टारगेटिंग अच्छी नहीं थी तो लुक लाइक भी तो उसी तरीके से बनेगी जैसी आपकी सेव्ड और कस्टम होंगी, ठीक है। चलो, अब एक और कैटेगराइजेशन होता है, आपकी जो भी ऑडियंस होती है उसका कैटेगराइजेशन एक बेसिस पे और होता है। लिखो स्टेटस ऑफ ऑडियंस। फर्स्ट लिखो कोल्ड, कोल्ड ऑडियंस। सेकंड लिखो वार्म, थर्ड लिखो हॉट। कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? कोल्ड ऑडियंस वो लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में कभी सुना ही नहीं, ठीक। मतलब उनको आप जाते हो और कोल्ड कॉलिंग होती है, बिल्कुल प्रकृति अनअवेयर जिसको आप बोल सकते हो, राइट। जो कोल्ड कॉलिंग होती है वो क्या होती है, आपने उस बारे में कभी सुना ही नहीं और आपके पास अचानक से कॉल आ जाता है जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, उसको वो आपको बेचने लगते हैं, राइट। तो कोल्ड ऑडियंस जो होती है वो बिल्कुल एक अनअवेयर ऑडियंस होती है, जिसको किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं होता। आप एक एमबीबीएस करने वाले बच्चे के पास जाओ जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा हो, उसको नहीं पता होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, पता भी होगा तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक। यानी वो कोल्ड ऑडियंस है, कोल्ड ब्लडेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके सामने चाहे पूरा सेमिनार खड़ा कर दो, चाहे तुम नील पटेल को लाके खड़ा कर दो, वो कन्वर्ट नहीं होने वाला, वो एक कोल्ड ऑडियंस है, ठीक। कन्वर्जन चांसेस आर वेरी लो, लिख लो, कोल्ड में लिख लो, कन्वर्जन चांसेस आर वेरी लो। वार्म ऑडियंस कौन सी होती है? ये वो लोग होते हैं जो अवेयर और इंटरेस्टेड वाली ऑडियंस में फ्रेज में आते हैं। वार्म ऑडियंस जो होती है वो अवेयर प्लस इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जिनको आपके बिजनेस के बारे में या तो पता होगा और या तो वो इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक। मतलब परचेज माइंडसेट नहीं है, बस वार्म ऑडियंस है, यानी कि कोल्ड से ये बेटर होते हैं, ठीक है। जिनको ज्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं होती है कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन रेट इज हायर देन कोल्ड। नेक्स्ट आती है हॉट ऑडियंस। हॉट ऑडियंस जो होती है वो परचेज माइंडसेट के बंदे होते हैं, ठीक है, जिनको कन्वर्जन कराने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, इनके कन्वर्जन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। अब अगर एक एग्जांपल के साथ हम इन तीनों ऑडियंसेस को समझें तो कैसे समझ सकते हैं? देखो, कोल्ड ऑडियंस का काम क्या है, या कोल्ड ऑडियंस किस तरीके से डिफाइन करोगे किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे। अब मान लेते हैं इंडीमाइटी का एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला कि हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए लीड जनरेट करनी है, तो कोल्ड ऑडियंस क्या हो सकती है सर? वो तो चलो हम समझ गए अनअवेयर और वैसे वाले में। देखो, कोल्ड ऑडियंस वो होगी जब आप एक कोर ऑडियंस पकड़ोगे, कोल्ड की जगह कोर बोल रहा हूँ, CORE,
ठीक है। जब आप एक किसी भी कोर ऑडियंस को पकड़ते हो ना, तो उसमें तीनों तरीके के आते हैं, कोल्ड भी आते हैं, वार्म भी आते हैं, हॉट भी आते हैं, ठीक। अब कोर के अंदर वार्म प्लस कोल्ड प्लस हॉट तीनों तरीके के हैं, लेकिन इसमें तुम इसको सेग्रीगेट कैसे करोगे टारगेटिंग के बेसिस पे। हमें करना क्या होता है, जब हम अपनी हॉट ऑडियंस निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें फनल बनानी पड़ती है, ठीक। कई सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। इसकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप कोल्ड मत टारगेट करो, वार्म मत टारगेट करो या हॉट मत टारगेट करो। क्यों? देखो, फेसबुक पे जब भी आप प्रोफाइल बनाते थे, जब आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किया था, तो आपको याद होगा आपने वहां पे वर्क एक्सपीरियंस डाला था, अपना कॉलेज डाला था, अपने जो भी आपके एजुकेशन थे, जो भी लोकेशन थे या प्लेसेस लिव्ड था, वो सारी चीजें आपने डाली थी, राइट। तो वो सारी चीजें और जो इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है, उसी प्रोफाइल के डिटेल के हिसाब से फेसबुक आपको ऐड दिखाता है, जो भी आपकी प्रोफाइल की डिटेल होगी, ठीक है। अब किसी बंदे ने जब ग्रेजुएशन डाला है, तो क्या फेसबुक उससे पूछता है ग्रेजुएशन में क्या किया था? पूछता है, ठीक। अब कोई बंदा तो डाल देता है, कोई बंदा नहीं डालता। अब जिसने डाल दिया कि भाई मैंने बीसीए किया था, मैंने बीबीए किया था, या मैंने बीकॉम किया था, बीटेक किया था, तो उसको वो उस हिसाब के ऐड दिखाएगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वहां पे उस चीज को नहीं डालते। अब ज्यादातर लोग अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते ही नहीं, इंडिया में करते हैं भला, आप लोगों में से कई लोगों ने नहीं करी थी जब तक कराया नहीं गया था, राइट। तो प्रोफाइल कोई ऑप्टिमाइज नहीं करता है, तो इसकी वजह से फेसबुक के साथ एक ये लूप होल आ जाता है कि ज्यादातर आपको कोल्ड ऑडियंस मिलती है। वो हालांकि कोल्ड होती नहीं होगी, बट एआई की गलती की वजह से एआई किसको टारगेट करेगा? तुमने बोला जैसे मान लो कि मेरे को 12th पास बच्चे चाहिए जो ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, और तुमने बोल दिया ग्रेजुएशन में जो बीटेक कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, बीकॉम करने वाले या बीबीए करने वाले बंदों को ऐड दिखाओ। अब बीबीए हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ ग्रेजुएशन डाल के रखा है, तो हमको तो ऐड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो हमको ऐड नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसने आपकी दी हुई टारगेटिंग में उसने एक फीचर तो देखा जो मेरे से मैच कर रहा था, लेकिन बाकी के फीचर मेरे से मैच नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग अपनी एज भी नहीं डालते। अब आप ईमेल आईडी बनाते हो, ईमेल आईडी में कुछ गलत एज डाल देते हैं लोग कि नहीं, मेरा कजिन ब्रदर है 11 साल का है, ठीक है, और जीमेल में 18 साल की एज चाहिए होती है, तो वो जीमेल में उसकी वो मेरे से 1-2 साल बड़ा है, उसने 3-4 ईमेल आईडी बना के रखी हुई है जीमेल पे फेक एज डाल के, तो वहां पे ये टारगेटिंग वगैरह में ना गड़बड़ कर जाता है। तो एआई क्या करता है, जो रियल ऑडियंस होती है ना, उसको ऐड दिखाने की बजाय ये जो गलत ऑप्टिमाइजेशन लोग करते हैं, इसके वजह से गलत लोगों को जाके ऐड दिखा देता है, जिसमें कॉस्टिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक। अब एनडीएमआईटी में एक बार एक बच्चे की लीड आई जो 10th क्लास कर रहा था, पिछले साल की बात है, ठीक है, मतलब 10th क्लास क्योंकि एग्जाम भी नहीं हुए तो वो 9th पास था, बस 10th में था। अब सोचो उसको वो ऑडियंस को ऐड कैसे दिखाया? ऐड की टारगेटिंग 21+ थी, 21+ के ऊपर वाले जो लोग हैं उसको वो ऐड कैसे दिखा रहा है, और उसने कैसे लीड फॉर्म फिल किया? जो 10th में है बच्चा, और उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बच्चा है अभी 13-14 साल का, एज भी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक। तो वो इसी चक्कर में होता है। तो जब आप कोल्ड वार्म और हॉट की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जब इस तरीके के रिजल्ट आते हैं तो उनका पैसा ज्यादा लगने लगता है, ठीक, क्योंकि भाई ऑप्टिमाइजेशन कोई करता नहीं है, तो फेसबुक एआई जो होता है वो लोगों के इंटरेस्ट और बिहेवियर पे ज्यादा रिलाई करता है, फिर वो डेमोग्राफिक नहीं देता। कई बार ऐसा होता है एनडीएमआईटी में कि भाई बहुत बड़े बड़े एज के लोगों की आ जाती है, जैसे एक उड़ीसा में ऐड चलाया था हम लोगों ने ऑनलाइन का, तो 85 ईयर्स उनकी 75 ईयर्स उनकी एज थी, उनकी एक शॉप थी, वो अमेजोन पे बेचना चाहते थे सामान। जो लोग कानपुर के हो वो आके कभी पूछना रितु मैम से, 75 ईयर्स की एज है उनकी, अब मतलब उनके और उनकी आवाज नहीं निकलती थी मुंह से, तो वो गलत टारगेटिंग तो हुई। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि टारगेटिंग गलत है, एआई ने गलत दिखाया, क्यों? क्योंकि वो कुछ जो प्रोफाइल यूज कर रहे थे वो गलत प्रोफाइल थी, ठीक। अब फेसबुक पे क्या होता है, हाँ ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है ना, ये सारी चीजें कुछ गलतियां लाने लगती है, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आता नहीं है, तो लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करूंगा, मतलब एक कोर ऑडियंस टारगेट करूंगा, और उसके बाद फनल बनाऊंगा, और फनल बना के मैं खुद से इन ऑडियंस को डिफाइन करूंगा कि हॉट कौन है, वार्म कौन है और कोल्ड कौन है, ठीक। अब ये कैसे डिफाइन करी जाती है? हमने क्या किया, एक फनल बनाया, लैंडिंग पेज फनल आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में जब ईमेल मार्केटिंग पढ़ी होगी, या लैंडिंग पेज फनल पढ़ा है जब लीड जनरेशन पढ़ा था? किसने किसने पढ़ा है?
पढ़ा है ना? ठीक, तो वहां पे जब वो फनल पढ़ाया जाता है तो वो फनल आपको याद होगा कि 4-5 लैंडिंग पेजेस को एक साथ यूज किया जाता है, ठीक है? वो 4-5 लैंडिंग पेज आपके जब एक साथ यूज किए जाते हैं तो उन्हीं पेजेस में आप क्या करते हो, अलग अलग फॉर्म लगा देते हो। ठीक, तब पढ़ाया गया था ना, अलग अलग फॉर्म लगाते हो। तो उसमें जो बंदा आपके कोर्स के लिए आ रहा है या मतलब जो लैंडिंग पेज पे जिस तरीके से रिएक्ट करेगा उस तरीके से आप क्या करते हो, फिर उसका सेग्रीगेशन कर लेते हो कि भाई ये बंदों ने कोई रिएक्ट नहीं किया, 10,000 लोग पेज पे आए, 2,000 लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है, 8,000 की हमको एंगेजमेंट मिली है, 2,000 कोल्ड हो गए, उनको हटा दिया। ठीक, वॉर्म आई, वॉर्म पे हमको इतनी लीड्स मिली है, इन पे कॉल करी तो पता चला कि इनमें से कुछ नॉट इंटरेस्टेड है, उनको भी हटा दिया, फिर हमने हॉट वाली निकाल ली। इसी तरीके से वो ऑनलाइन फनलाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है बेसिकली कि किस तरीके के ऐड आपके चल रहे हैं और टारगेटिंग में कौन कौन से यूजर्स आपको मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप कोल्ड, वार्म और हॉट को डिसाइड करते हो। इतना सबको समझ में आया? इस थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। चलो वेरी गुड, ठीक है। बायर पर्सोना क्या होता है पता है सबको? बायर पर्सोना पढ़ाया गया है? ठीक है, कोई बताना चाहेगा क्या होता है? सर कैन आई ट्राई? हाँ, सर बायर पर्सोना बेसिकली हम किसी भी कोई भी हमें हमारा नीश होता है तो उस पर बायर पर्सोना बनाते हैं, जिसमें हमें फीचर्स सबसे पहले डिसाइड करना होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है उस फीचर्स में, डेमोग्राफिक है, क्या इनकम है, क्या एज है, क्या गोल्स आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारा गोल्स क्या है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना कीवर्ड्स वगैरह चूज करते हैं। तो पहले बायर पर्सोना ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम ठीक है, ऑडियंस को जानते हैं पूरी तरह से क्या क्या ठीक है है। हमारे। बनाया है अपना बायर पर्सोना आप लोगों ने? जी सर बनाया है। चलो वेरी गुड। तो सब लोग एक काम करोगे, आज में हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड्स का एडवर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है? एड्स मैनेजर ओपन कर लेते हैं। थ्योरी में इतना ही था एड्स की, ठीक है? ऑडियंस टाइप और टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा नहीं 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 नहीं, एक सेकंड को, मॉडल नहीं बताया मैंने। डैशबोर्ड भाई ओपन करो भी, नोटपैड नीचे आते जाओ आते जाओ। या एक मिनट रुको, मॉडल बाद में बताऊंगा, चलो छोड़ो, मॉडल बाद में बताऊंगा, जब ऐड चल रहा हूँ। फेसबुक ओपन करो, फेसबुक एड मैनेजर आज हम लोग ओपन करके उसमें अकाउंट बना लेते हैं एड मैनेजर का, ठीक है? ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या से ओपन होगा। इसके बाद कल से हम लोग इसमें लाइव एड शुरू कर देंगे, ठीक है? और लाइव एड बनाने के साथ ही आपको वर्कशीट भी बनवा दूंगा। पहले हम लोग फेसबुक का एड देखेंगे, ठीक है? फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक साथ आएगा, ट्विटर और लिंक्डइन का एक साथ आएगा, ओके? हाँ ठीक है। अपना पेज ओपन करो, या एक काम करो, पेज भी मत ओपन करो, सबसे राइट में देखो एक आपका ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है राइट हैंड कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर। हाँ, यहाँ पे एड्स मैनेजर का दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं। एड मैनेजर का देखो यहाँ पे एक 9 डॉट्स दिए हुए हैं, वहां से आएगा देखो। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गया है, लेफ्ट साइड में आ गया है। लेफ्ट साइड में देखो सी मोर लिखा हुआ है। एड्स मैनेजर मिला, करो। सबने ओपन कर लिया? ठीक है, कर लो, डन कर लो। चलो वेरी गुड, ठीक है, गेट स्टार्टेड, इसको क्रॉस कर दो, नहीं करना है हमें कुछ, ठीक है? अभी आपका देखो ये जो एड मैनेजर है ओपन हो गया है, ठीक है? अब सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि भाई देखो एड मैनेजर जो फेसबुक का होता है ना, वो सेंसिटिव बहुत होता है, ठीक? कुछ भी गलती करोगे वो तुरंत आपका एड मैनेजर बंद कर देगा। कोई छोटी से भी छोटी गलती करो तुरंत एड मैनेजर बंद करता है वो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ब्लॉक ना होना पड़े, इसके लिए इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, वो सारी गाइडलाइंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो एक काम करना, नेक्स्ट टैब में आओ, सर्च करो फेसबुक एड गाइडलाइंस।
गाइडलाइन 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 सर। गाइडलाइन गाइडलाइन। हाँ ठीक है, सबसे पहला वाला ओपन करो। हाँ यही यही पॉलिसी। बताओ फेसबुक एड्स के उस पे लिंक्डइन अपना ऐड चला रहा है गूगल एड्स का। ठीक है, ये पॉलिसी वाला यूआरएल कॉपी करके ग्रुप पे डाल दो, सब लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जितनी भी पॉलिसीज दी हुई है ना, इन सारी पॉलिसीज को आपको पढ़ना है बैठ के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कुछ कॉमन पॉलिसीज ऐसी होती है कि भाई जब आप ऐड चलाते हो ना, तो वहां पे एक आता है कि आप यू को यूज नहीं कर सकते, वाई ओ यू। ठीक है, एक टर्म आता है वाई ओ यू, जिसको तुम बोलते हो हिंदी में। तो वाई ओ यू आप यूज नहीं कर सकते फेसबुक एड्स में। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि भाई अब देखो दो तरीके से आता है वाई ओ यू। अगर आप एक नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो और एक पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो। ठीक, अगर आपका जो वाई ओ यू है वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, मतलब आप कोई एक पॉजिटिव वाइब वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तब तो आप यूज कर पाओगे। लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही है अगर, तो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने बोला आर यू हैंडीकैप, तो वो वहां पे सामने वाले को एक आप उसकी एक डिफॉर्मिटी गिना रहे हो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे आप कर रहे हो डू यू वांट टू ग्रो इन योर करियर, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को एक होप दे रहे हो, एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हो। ठीक, तो इसी तरीके से और कई सारी गाइडलाइंस होती है। जैसे आपने जब वो पढ़ा होगा मार्केट प्लेस सेलिंग, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि भाई जो हमारे वो होते हैं क्या कहते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, जो भी ऑनलाइन आप एड्स वगैरह चलाते हो, उनमें आप अल्कोहल नहीं सेल कर सकते, राइट? यानी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप सेल नहीं कर सकते। बट फेसबुक की गाइडलाइंस में है कि कुछ पर्टिकुलर इंडियन सिटीज है मेट्रोपॉलिटन में, जैसे गोवा हो गया, ठीक है, या मुंबई हो गया, दिल्ली में तो बैन है, दिल्ली नहीं होगा, बिहार में होगा, ठीक है, चेन्नई या मद्रास में एक है, चेन्नई है शायद, चेन्नई में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर सिटीज है जहां पे आप अपने ऐड चला सकते हो, मतलब आप अल्कोहलिक प्रोडक्ट के भी ऐड चला सकते हो, जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक, अब उन पे भी लेकिन एक गाइडलाइन है कि उसकी जो टारगेटिंग होनी चाहिए वो 21 प्लस लोगों की होनी चाहिए, मतलब 21 प्लस लोगों को ही टारगेट करके ऐड चलाओगे तो ही ऐड चल पाएगा अल्कोहल प्रोडक्ट्स का, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से एक गाइडलाइन होती है कि आप बाय, सेल, परचेज इस तरीके के वर्ड्स नहीं डाल सकते हो। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस है फेसबुक के अंदर जो कॉमन आपकी आती हैं, तो आपको ये सब पढ़ना, जिनमें जो आपकी मेन गाइडलाइंस है, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। आज का होमवर्क बस इतना ही है कि आपको गाइडलाइंस पढ़नी है। नेक्स्ट, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस इन द सेंस कि आप मान लो एक बजट लगाते हो, ठीक है, तो मिनिमम बजट कितना चाहिए? 500 रुपए आपका मिनिमम बजट आएगा, बहुत है, चल जाता है। ठीक है, बट उससे भी मिनिमम अगर आप जाना चाहते हो तो आपका कुछ 98 रुपए के आसपास आता है कि 80 रुपए आपका ऐड चलेगा, 80 रुपए का, और कुछ 15-16 रुपए आपका ऐड का वो पड़ता है, फिर टैक्स पड़ता है। तो लगभग 96-98 के आसपास आपका मिनिमम आ जाता है। तो मतलब 100 रुपए में भी आप एक ऐड चला सकते हो। लेकिन अगर लीड जनरेशन ऐड की बात करो तो बजट थोड़ा सा हैवी लगता है। ठीक, तो 500 रुपए आपका लीड जनरेशन ऐड के लिए बजट होता है मिनिमम, क्योंकि उसमें 4-5 लीड निकालनी होंगी। नेक्स्ट, देखो जब भी कोई ऐड आता है ना, तो उसमें आपके अकाउंट के एक हायरार्की लेवल होता है। ठीक है, जैसे आप गूगल एड्स में थे तो वहां क्या था, एक ऐड था, अकाउंट था, अकाउंट के अंदर एक आपका ऐड आ रहा था, कैंपेन आ रहा था, कैंपेन के अंदर आपका ऐड ग्रुप था, ऐड ग्रुप के अंदर आपका क्या था, ऐड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ऐड ग्रुप है बस उसकी जगह पे ऐड सेट आ जाता है। क्या आता है? ऐड सेट, और कुछ नहीं। आपका कैंपेन है, कैंपेन के अंदर ऐड सेट आ गया, ऐड सेट के अंदर एड्स आ गए। अब इसकी जो लिमिट्स होती है कि एक अकाउंट के अंदर कितने कैंपेन बना सकते हो, ठीक है, वो डिफरेंट होती है। एक कैंपेन में कितने ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, वो डिफरेंट होती है। एक ऐड ग्रुप में कितने ऐड बना सकते हो, वो भी डिफरेंट होती है। ठीक, उसको आप गूगल पे सर्च करो, क्योंकि वो मेरे को याद नहीं है। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करो टोटल कैंपेन्स इन फेसबुक एड मैनेजर। और इसको नोट करके याद भी कर लेना आप लोग। कैंपेन इन गूगल फेसबुक, फेसबुक एड मैनेजर। अच्छा, हाँ ये लिखा हुआ है, इन सबको याद कर लो। क्या दिया है? 10,000 कैंपेन आप बना सकते हो, ठीक है, जिनके अंदर 10,000 एड सेट्स हो सकते हैं और 50 ऐड हो सकते हैं एक ऐड के अंदर। ठीक है, नोट कर लो।
इसको मिनट्स में भी डाल दो, हाँ यहाँ पे भी नोट कर दो, ठीक है। इतना सबको समझ में आया आज? क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर ये एड मैनेजर अकाउंट में कहाँ से आया? मेरे पेज पे एड मैनेजर नहीं शो। अच्छा ठीक है, सौरभ दिखाओ कहाँ से आया। एक सेकंड, बगल में फेसबुक ओपन है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ पे ये सीमोर एड मैनेजर। सर ये तो अकाउंट है ना, पेज में नहीं आएगा क्या? हाँ अकाउंट में ही आएगा, वो अकाउंट से ही ओपन होगा डियर। एड मैनेजर अकाउंट का ही होता है, पेज तो आपके प्रोफाइल से जो लिंक होंगे ना वो उतने पेजेस ऑटोमेटिक एड मैनेजर में आ जाते हैं। तो सर हमारे अकाउंट से अगर 4-5 पेज होंगे तो ये एड मैनेजर सबके लिए सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो फिर अलग अलग सेग्रीगेट कैसे करेंगे सर कि हमको इसी पेज के लिए अरे ad तो चाहिए? अंदर जब आप ऐड चलाते हो तो ये पूरा एड मैनेजर एक ही पेज का नहीं है, ये आपके अकाउंट का एड मैनेजर है। आपकी जो प्रोफाइल है उसका एक अकाउंट है। अब इसके अंदर जब आप ऐड चलाओगे तो आप पेजेस अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो ना कि कौन से पेज पे ऐड चलाना है, उसका ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पेज वाइज अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे पेज पे जाकर के नहीं चला सकते। पेज का अकाउंट मैनेजर नहीं होता, पेज वाइज अलग अलग नहीं होता है। एक आपको प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल से एक ऐड अकाउंट आपने बनाया है, उस ऐड अकाउंट में आपकी प्रोफाइल से जितने भी पेजेस ऐड होंगे, आपकी प्रोफाइल पे जितने भी पेजेस ऐड है ना वो सारे पेजेस आप उसी अकाउंट से चला सकते हो। मतलब एक ही अकाउंट से आप सेपरेट पेजेस पे चला सकते हो। और जब जब आपको सेलेक्ट करना होगा अलग अलग, तो आप हर एक ऐड में या हर एक कैंपेन में अलग अलग पेजेस अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन अलग अलग पेज का अलग अलग अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? चलो वेरी गुड। मिनट्स किसके हैं आज? सर एक सेकंड। हेलो सर। हाँ जी सर जैसे नेचर ऑफ, जैसे ट्विटर में आपने बताया था ब्रांडिंग के पर्पज से चलता है, और इंस्टाग्राम पे सर जैसे शो ऑफ प्रोडक्ट्स का शो ऑफ ब्रांडिंग होता एंड है, तो सर एंगेजमेंट, एड जो होता है वो ब्रांडिंग और एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। तो सर फेसबुक और इंस्टा का सेम रहेगा? सबका सेम रहता है, बस थोड़े बहुत ऑडियंस में चेंजेस होते हैं, नथिंग एल्स। मैंने बताया ना यूजर के यूजेज पे डिपेंड करता है। ऑडियंस वही हमारी फेसबुक पे है, आप लोग फेसबुक पे भी हो, ट्विटर पे भी हो, इंस्टाग्राम पे भी हो, बट सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे हो ये डिपेंड करता है, समझे। सौरभ वो जो आपने नोट्स बनाया ना वो शेयर कर देना ग्रुप पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन पूछ रहा था? जी चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरा डाउट सर, कल आपने जो क्वेश्चन किया था सर इंटरव्यू राउंड में, सर उससे एक डाउट है, सर पूछ सकते हैं आपको? क्या क्वेश्चन था बताओ। सर आपने पूछा था कि गूगल ट्रेंड जो है वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे कीवर्ड्स के लिए हेल्प करता है, सर इसका हाँ। प्रॉपर आंसर क्या होगा? अच्छा, मतलब गूगल ट्रेंड्स को आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हो ये पूछा था मैंने, राइट? यस सर, यस सर। हाँ देखो, गूगल ट्रेंड्स जो होता है वो बेसिकली हमारा यूज किया जाता है सर्च इंजन पे होने वाले ट्रेंड्स को देखते हुए, ठीक। तो वहां पे आप अपने बिजनेस की कैटेगरी को पहले सेलेक्ट करो। जैसे मान लो आप हो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, या मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो, ठीक है, या आप क्या हो, आप ब्लॉगर हो, ठीक है। सोशल मीडिया का बेसिक यूज कब होता है? ऑडियंस को अवेयर करने के लिए। अगर आपकी ऑडियंस को आपको अवेयर करना है कुछ नई चीजों के बारे में, जैसे मान लो अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है, डिजिटल मार्केटिंग कोई अगर गूगल पे जाके ट्रेंड सर्च कर रहा है, हमने गूगल ट्रेंड्स पे गए, हमने एक कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक। अब उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स होंगे वो हमको दिखा देगा कि ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च इंजन पे कौन कौन से चल रहे हैं, क्योंकि सर्च इंजन के हिसाब से जो सर्चेस को उठा के वो दिखाता है, ठीक। वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तो उठाता नहीं गूगल ट्रेंड्स, वो तो सर्च इंजन के हिसाब से उठाएगा, और जो सोशल सिग्नल उसको मिल रहे होंगे उसके हिसाब से उठाएगा, ठीक। तो वहां पे वो चीज आपने उठाई, और उसके बाद वो देखो कि वो सोशल मीडिया पे वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। मतलब वो पर्टिकुलर कीवर्ड आपको मिला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिले, तो आपको क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है और सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ठीक। वो सोशल सिग्नल के तौर पे शो होगा,
समझे? सर बेसिकली यही कि जो ट्रेंडिंग हमारा कीवर्ड है वहाँ पे जो फाइंड आउट हाँ। होता है सर, उसी के बेस पे सर हमें, क्योंकि वो ओवरऑल हमें दिखाता है कि सर्च इंजन पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी, उसके बेसिस पे हाँ, हम सोशल समझो। मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं हाँ, सर। इसको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, एक छोटे से शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सोशल सिग्नल पता है? सोशल सिग्नल का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो सोशल मीडिया से या सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको सिग्नल मिल रहे हो जिसको सर्च इंजन पॉजिटिव वे में दे, राइट? उसका यूज क्यों होता है? एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक? और एसईओ इम्प्रूव करने के लिए सोशल सिग्नल में आप सोशल मीडिया पे जाके लिंक्स डालते हो कि नहीं डालते हो? यस सर। ठीक, तो अब जब आप सोशल मीडिया पे लिंक डालोगे वो गूगल ट्रेंड के हिसाब से चूज किए हुए कंटेंट पे डालोगे। इससे होगा क्या? आपको सोशल मीडिया से सोशल सिग्नल और ज्यादा इंप्रूव होंगे, और जो आपका रेलिवेंट कंटेंट है या जो ट्रेंडिंग कंटेंट है उसको आप सोशल मीडिया पे डाल के यूज भी कर पा रहे हो। तो यानी एक तीर से दो निशान है, आपका एसईओ भी बूस्ट हो जाएगा और आपको रेलिवेंट सोशल सिग्नल के कंटेंट भी मिल जाएंगे। समझे? या थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ, सर लिंक्डइन पे सर एनालिटिक्स कैसे चेक करते हैं? प्रोफाइल पेज का तो आपको मिल जाता है। प्रोफाइल के लिए एक टूल आता है इनलिटिक्स, उसके सारे पेड होते हैं। लिंक्डइन के जितने भी आपके टूल हैं वो सब पेड है, बट इनलिटिक्स जो है वो आपका एक फ्री टूल है जो आपको एक सेग्रीगेटेड डेटा पूरा प्रोवाइड करता है। INLYTICS, इसको यूज करोगे तो तुमको प्रोफाइल का डेटा मिल जाएगा। रेस्ट आपकी प्रोफाइल की जो लिंक्डइन पे एनालिटिक्स होती है वो भी मिलती है, बट वो उतनी ज्यादा प्री डिफाइंड नहीं मिलती है। मिलती है, ठीक है, बट उतनी ज्यादा नहीं। हाँ, इनलिटिक्स। ओके। और बताइए, बस सर इतना ही था सर। थैंक यू सर। सर आपके सबको क्लियर बाकी? अवेलेबल होते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बताइए। सर सर जैसे आपने लिंक्डइन एड्स बताया, उसमें बताया सर कि फॉर एड्स उसमें चलते हैं फॉर द हायरिंग पर्पस और लीड जनरेशन के रिलेटेड। ठीक है सर मगर उसमें मैंने ऐड देखा है जो नॉर्मली जो ऐड चलते हैं अदर यूट्यूब चैनल पे, चाहे जैसे शैम्पू का हो गया और भी बहुत सारे ऐड्स चल रहे हैं। सर वो लिंक्डइन पे शैम्पू का ऐड? यस सर, यस सर। अरे भैया जरा स्क्रीनशॉट हमें भी भेजना है यार, तो तुम बिल्कुल अचंभे वाली बात बता रहे हो। FMCG प्रोडक्ट तो भी लिंक्डइन पे। सर लॉरियल आता है, लॉरियल, हाँ उसका चल रहा था सर ऐड। हाँ, हो सकता है, तो एडवर्टाइजर की स्ट्रेटजी भी गलत हो सकती है, बट जनरली ये सारे एड्स देखने को नहीं मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, ब्रांडिंग पर्पस पे तो कतई नहीं। रिलेटेड है नहीं ना सर वो? नहीं, हो सकता है हायरिंग पर्पस से हो। आप उसका कैप्शन देखते, कैप्शन आप देखो एक बार, हो सकता है वहाँ पे हो। हाँ शिवम, दिखाइए। ओके सर। मगर अब जब भी ऐसा कभी ऐड आए ना तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करो, ओके? क्योंकि ये सब चीजें एक्सेप्शन है ना, ये कभी ऐसे देखने को मिलते ही नहीं नॉर्मली। अब जैसे इंस्टाग्राम पे हायरिंग का कभी का ऐड नहीं चलेगा, तो FMCG की ब्रांडिंग के पर्पस से लिंक्डइन पे ऐड नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। वही सर, मगर चल रहा था उसका सर। हो सकता है कि चलाया हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हो उनकी स्ट्रेटजी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। सर ये मैंने मेरा एड मैनेजर मिल नहीं रहा मेरे को। मैं ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा एड्स, इसी पे क्लिक करना, राइट? सर यहाँ पे ये पेज को फेच कर ले रहा है, क्यों? आपने अच्छा, बोला कि ये रुको भाई। प्रोफाइल बेस पे दिखाता है, सर ये कुछ और ही शो कर रहा है। नहीं, ये ECC डायरीज क्या है? ये तो पेज का आपको ऑप्शन आ रहा है। सर ये तो पेज है, मैंने एक्सेस लिया हुआ है। हाँ। अच्छा, जिनका एक्सेस लिया हुआ है उसके हिसाब से ही है। नहीं सर, एक्चुअली मैं एड मैनेजर खोल रहा था। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। वो एक्चुअली आओ देखिए, यहाँ फेसबुक पे आओ। जैसे सौरभ ने खोला। आओ फेसबुक पे आओ, देखने दो हमें। नीचे स्क्रॉल करो, एक ये लेफ्ट वाला जो मेन्यू का ऑप्शन है ना, ये इसको नीचे स्क्रॉल करो। देखिए, सी मोर पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करो।
आगे जाओ, देखो यहाँ कहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टैब में आओ गूगल के, डायरेक्टली सर्च करो फेसबुक एड मैनेजर। गूगल के नए टैब में आके डायरेक्टली सर्च करो फेसबुक एड मैनेजर। सर ये है सर। पेन करो। सर ये एक सॉल ही खुल गया शायद, थोड़ा ऐड भी नहीं आप, नहीं सही है। ऊपर से जरा एक काम करो, रिफ्रेश करो इसको। हमारा वो नहीं चल रहा है ना, नेट नहीं चल रहा है। गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करो। फेसबुक में ग्लिचेस आते रहते हैं, कई बार ऐसा होगा आप एड मैनेजर ओपन करोगे, कई जो एड मैनेजर यहाँ पे यूज करता है पहले से कोई, उसको पता होगा बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं एड मैनेजर में। लो लो भैया ओपन हो गया तुम्हारा एड मैनेजर। इस पे क्लिक करो शिवम पांडे पे। अगर वहां से ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है ना दिखा रहा हो, कुछ हो गया हो। अगर वहां से ना ओपन हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके सर। होने दो, रुक जाओ, होने दो उसको एक बार। अरे सर हो जाएगा, आपने बता हो दिया गया? मैं कर लूंगा। मेरे को एक्चुअली दूसरा तरीका नहीं पता। कोई बात नहीं, और बताओ। सर आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था बिंग बिजनेस पर। सर बिंग बिजनेस सेम ऐसा है कि जो हम जीएमबी बनाते हैं सेम इसी तरह वर्क करता है? बस इसी तरह है, बस जीएमबी बनाने के लिए आप लोगों ने देखा है ना कि जितने ज्यादा लोकल साइटेशन होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो उसी के लिए बिंग बिजनेस है, क्योंकि गूगल के पास सबसे बड़ा जो वेब मास्टर, गूगल के पास सबसे ज्यादा अच्छा जो उसका वो आता है लोकल साइटेशन, वो बिंग का आता है। अगर बिंग साइटेशन आपकी अच्छी है तो बिंग साइटेशन को आप गूगल से डायरेक्टली लिंक करा के अपनी लोकल लिस्टिंग गूगल की टॉप पे ला सकते हो, ठीक है। मतलब अगर गूगल की उस पे आपको लोकल साइटेशन पे टॉप पे रैंक करना है तो बिंग का रिकमेंडेड होता है कि बिंग वेब मास्टर, बिंग का लोकल बिजनेस में भी आपका अकाउंट होना चाहिए। सर लोकल साइटेशन और बिंग साइटेशन में क्या फर्क है? लाइक वही फर्क है। गूगल माई बिजनेस देखा है? जी सर। बस वही गूगल का, जैसे गूगल माई बिजनेस है वैसे ही बिंग प्लेसेस है, ठीक है। उसी को बिंग बिजनेस भी बोलते हैं, बिंग प्लेसेस भी बोलते हैं, तो वही चीज है। ओके ओके सर। ठीक है, और बताओ, और क्लियर सबका? गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। बताइए। सर मेरे क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है सर जो कि लाइक पॉलिटिकल पोस्ट को, पॉलिटिकल उसको जो है सर प्रमोट नहीं होने देता है? अच्छा, वो देखो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर। अगर वो नेगेटिव ना ऐसा थोड़ा ना होता। ट्विटर तो पॉलिटिकली कंटेंट को इतना प्रमोट करता है, कभी जाके हैशटैग देखो उस पे,
सर हैशटैग देखो तो। इररिलेवेंट होते हैं, जो अनएप्रोप्रिएट चीजें होती है उसको नहीं करता है, सर मेरा सेंस हाँ, ये वो अनअप्रोप्रिएट चीज तो देखो कोई भी नहीं करेगा ना, बट हाँ फेसबुक पे ये चीज नहीं होती। फेसबुक की गाइडलाइंस में कुछ भी बना के रखे हों वो लोग, बट फिर भी वो प्रमोट करते हैं। हाँ, ट्विटर में ये चीज है कि वो इनअप्रोप्रिएट चीजों को नहीं करेगा, बट पॉलिटिकल तो ट्विटर भी है, ठीक है, पॉलिटिकल कंटेंट वो भी प्रमोट करेगा, ठीक है। हाँ, वही चीज, ठीक है। बाकी ये है कि इनअप्रोप्रिएट चीजों को आपका लिंक्डइन भी प्रमोट नहीं करता है, तुरंत हटा देता है, इंस्टाग्राम पे भी हट जाती है, बस फेसबुक पे चलती रहती है। फेसबुक एक तरीके से कचरा पेटी है, जो भी कचरा डालोगे वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। यस सर। सर मैंने इंस्टाग्राम आंसर किया था, लाइक मुझसे पूछा गया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी होता है, आंसर लेकिन किया था। इंस्टाग्राम पे फेसबुक की जो गाइडलाइंस है ना, पहले इंस्टाग्राम की गाइडलाइन चेंज की तो वो डिफरेंट था, जब से फेसबुक ने लिया इंस्टाग्राम को भी कूड़ा कर दिया है। इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज को जाके रिपोर्ट करो, चाहे वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रही हो चाहे ना जा रही हो, वो बंदा कभी भी हटाता नहीं है, ना फेसबुक कंटेंट हटाएगा ना इंस्टाग्राम कंटेंट हटाएगा, भले वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो, कभी भी ट्राई कर लेना। सर मैंने इसलिए आंसर किया था कि सर मैंने इंस्टाग्राम पे अभी तक कोई पॉलिटिकल पोस्ट मैंने नहीं नहीं नहीं, देखी ट्विटर को ले सकते हो और उसको ले सकते हो, उसको लिंक्डइन को ले सकते हो, मगर ये इसको क्यूरेट करना कि भाई वो इररिलेवेंट कंटेंट, मतलब अगर कोई गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा होगा, मतलब अगर कोई मान लो उसमें स्पैमी चीज होगी या कोई इनअप्रोप्रिएट चीज होगी तो ही हटाएगा, अदरवाइज वो भी प्रमोट करते हैं। ओके। और बताओ। एंड सर एक और क्वेश्चन था सर, लाइक एक कंपनी है ना, उस कंपनी में मैं बता रहा था कि उनका यूट्यूब पे एक बिजनेस है ना सर, यूट्यूब पे चैनल है जिसमें करीब 800 वाचार्स है, लेकिन सर उनकी जो वीडियोस होती हैं 45 मिनट्स की होती हैं, 30 मिनट्स की होती हैं, तो लीड्स भी आ जाती हैं सर यूट्यूब से। बट सर उनका जो मतलब वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं लाइक एमएसएमई वगैरह के, तो सर एमएसएमई से सर उनको ही मिलती है कि वीडियो को शॉर्ट करें, तो सर उनका मेरे से ये क्वेश्चन था कि वो कंटेंट को शॉर्ट करें या टाइम ड्यूरेशन को शॉर्ट करें। लाइक कंटेंट सर उनको पूरा प्रोवाइड करते हैं ना, लाइक एक होता है कंक्लूजन 10 मिनट में 5 मिनट में हम दे देते हैं, उसके बाद सर वो उसको प्रोवाइड करें या फिर सर ड्यूरेशन को हम कट आउट करें, लाइक वीडियोस को हम पार्ट में डिवाइड करके हम वीडियो बनाएं। बिल्कुल, वीडियोस को पार्ट में डिवाइड करो। आप लोगों ने जब कंटेंट मार्केटिंग पढ़ी थी तो एक राउंड अप पोस्ट पढ़ाया गया था कंटेंट। अब खुद सोचो, कोई बंदा यूट्यूब पे आ रहा है, वो 45 मिनट खाली बैठ के तुम्हारी अगर वीडियो देखेगा तो बाकी काम कब करेगा, ठीक है। वो तुम्हारी वीडियो देखने थोड़ा ना आ रहा है 45 मिनट या शॉर्ट फिल्म है तुम्हारी, ठीक, तो वो नहीं देखेगा। तो आपको उसको मतलब देखो, फर्जी का कंटेंट जितना है उनसे बोलो रिमूव करो, ठीक। और उसकी पहली बात तो शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे जो एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है ना वही चलता है इतनी देर तक, एल्स आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो बहुत सफिशिएंट होती है, ठीक। ज्यादा देर वीडियो चलती है फिर वो बोर होने लगते हैं, तो उसके वॉच टाइम भी घटते चले जाते हैं। तो उनसे बोलो शॉर्ट ड्यूरेशन भी कम करे, कंटेंट भी कम करे, दोनों ही कम करने की जरूरत है अगर 45 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो। प्रोमो वीडियो का शिवम देखो डिपेंड करता है, सेकंड्स में रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई ऐसा अमन वो नहीं होता है आपका, मतलब कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि मतलब कितने दिन तक आपको ऐड चलाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मिनिमम आपको जब ऐड सीखने होंगे तो मिनिमम मेरे ख्याल से 3 दिन तक तो ऐड चलाओ, ताकि आपके पास एक प्री डिफाइंड एनालिटिक्स मिले। वो समझाऊंगा जब रिपोर्टिंग वगैरह करवाऊंगा, अभी ऐड चलवाऊंगा तो समझाऊंगा पूरा, ठीक है सर। हाँ सर यूट्यूब पे जैसे कुछ वीडियोस होते हैं 8-8, आवाज चली गई आपके। नहीं शिवम, 30 सेकंड से 45 सेकंड बहुत है, मुश्किल से आपका होना चाहिए 10 से 15 सेकंड, बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सर हाँ सर मेरा अकाउंट सर रिस्ट्रिक्ट बता रहा है ऐड रन करने के लिए, ऐसा क्यों? अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड बता रहा है 8-9 घंटे का वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। हेलो हाँ। सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ वही सारी है ना। देखो 8-9 घंटे का अगर वीडियो है तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है ना कि वो क्या चीज पढ़ा रहे हैं। अगर उनको व्यूअर्स से मतलब नहीं है तो भाई ठीक है, 8-9 घंटे का वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिया, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको व्यूज चाहिए तो आपको 8-9 घंटे का वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप लाइव आ रहे हो तो बेटर है, ठीक है, बट लाइव अगर नहीं आ रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है। वैशाली आपके में देखो रिस्ट्रिक्टेड बता रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो, वहाँ पे एक रीजन भी दिया होगा कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, या तो स्क्रीन शेयर करो, देते हैं। सर एक चीज और पूछना था। हाँ सर जैसे यूट्यूब पर जैसे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या किसी भी जैसे फेसबुक हो गया, तो सर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए
क्या करते हैं, लाइक वो ब्लैक हैट में जाता है कि उसका भी एक तरीका, मतलब पॉजिटिव तरीका होता है? नहीं नहीं नहीं, देखो सब्सक्राइबर के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हर चीज के आपके रियल सब्सक्राइबर हो जरूरी नहीं है। सब्सक्राइबर आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के आपके कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपको कर देंगे। हमने न जाने कितने लोगों को ऐसे 2-2, 300 सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करें, ठीक है। बट यही है कि उनसे आपके व्यूज नहीं बढ़ते। बट हाँ, जब आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब आपके चैनल पे कोई आया, देखा 15 सब्सक्राइबर, अरे क्या है यार यूट्यूबर, वहीं देखेगा 500 सब्सक्राइबर, 600 सब्सक्राइबर, तो वो कंटेंट तुमको थोड़ा हल्के में नहीं लेगा, ठीक है। तो उस चीज में ये चीज हेल्प करती है। कुछ सब्सक्राइबर खरीदते भी है लोग, कुछ लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐड भी चलाते हैं। बट बेसिकली अगर आपको जाना है तो 2 चीजें यूट्यूब पे, पहला कंटेंट अच्छा रखो, दूसरा ऐड चलाओ। ऐड चला के सब्सक्राइबर्स आएंगे, इंस्टेंट सब्सक्राइबर नहीं आने वाले, 1 से 1.5 साल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सर मोहसिन सर ने 33,000 उनके में है तो, और लाइक्स हाँ। आए थे 15-16, तो मैंने पूछा तो सर क्या उसका भी मोहसिन तरीका सर ने होता है? सर मोहसिन वो सर ने कैसे सब्सक्राइबर ही बढ़ा दें? मोहसिन ना ना मोहसिन सर एक बार गए थे कहीं पे घूमने करने, तो उनको रास्ते में एक ट्रेन पलटी मिल गई, ठीक है। तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया था, उनके चैनल पे आपको दिखेगा जाके। तो वो वीडियो उन्होंने डाल दिया था ट्रेन के एक्सीडेंट का। और इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पे बहुत प्रमोट होता है, सबको पता है, ठीक। तो वो वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज आए थे, जिससे उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था। अब वो वीडियोस जो चैनल, अगर उस तरीके के वीडियोस आज भी डाले जाए तो उनका चैनल और अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक। लेकिन सर उसने उसमें कंटेंट चेंज कर दिया, कंटेंट अपने डिजिटल मार्केटिंग का डाला, तो उसकी ऑडियंस ही नहीं है वैसी जो उनके चैनल को वैसे वो करते थे, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे लाइक्स और व्यूज नहीं आते। यू कांट रन एड मैनेज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सी डिटेल्स पे क्लिक करो। भी होता है उसका क्या सर? बट उन्होंने बताया था उसका भी तरीका होता है, उसको भी कैसे है, वो स्ट्रेटजी होती है ना, अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। डिजी प्लैनेट सर तो वो भी सिखाएंगे ना आप, लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाने? नहीं नहीं, एक टूल मैं बता दूंगा यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन जब कराऊंगा। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन नहीं कराया था शायद आपके बैच में ना अभी तक, एक क्लास ले लूंगा यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें बता दूंगा, तो उसकी कीवर्ड सर्च वगैरह भी हो जाएगा। यस सर, अभी नहीं हुआ। हाँ प्रियांशु, आप शायद पहले से पढ़े हुए हो मेरे से ना। Can't use or manage ad account, can't create or run ads, unusual activity on account, personal ad account, ठीक है, ऑडियंसेस ब्लॉक करी है इन्होंने। ओके, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी ये बता रहा है। देखो एक बात बताओ, आपने अपने ब्लॉग वगैरह के लिंक शेयर किए थे क्या वैशाली? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। प्रोफाइल ओपन करो जरा। प्रोफाइल ओपन करो, डिजी पैरेट क्लब। सर वो मैंने जब सबमिशंस किए थे तो वहाँ पे सर शायद वहाँ का लिंक मैंने सेंड किया था, मतलब शेयर किया था। सबमिशंस का लिंक यहाँ पे शेयर किया है। हाँ सर, ऑप्शन था तो किसने बोला था? अगर वेबसाइट का लिंक भी डालते तो भी चलता, सबमिशंस का लिंक डालना बहुत गलत था, क्योंकि वो एंटाइटी जिस मतलब एसेट का तुमने लिंक डालना हुआ है, वो एंटाइटी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तुम्हारी प्रोफाइल से रिलेटेड। एक काम करो, उस कंटेंट को जाके डिलीट करो जहाँ शेयर किया है। जितने भी लिंक डाले हैं सब डिलीट करो। एक चीज और याद रखना बाकी सब लोग, अगर आप लोग कोई भी अपना ना डिलीट करो, जीएमबी वगैरह का लिंक जो भी डाला है सब डिलीट करो, ठीक है। जीएमबी का तो चलो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बाकी किसी भी वेबसाइट का यूआरएल मत डालना। दूसरा, अगर अपनी वेबसाइट का भी यूआरएल डाल रहे हो तो उसको किसी भी ग्रुप में शेयर मत करना। जब आप ग्रुप में शेयर करते हो तो कई सारे लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं, एडमिन उसको अनअप्रूव कर देता है, ठीक है। और अगर ये चीजें होंगी तो वो अनयूजुअल एक्टिविटी में आएगा, अकाउंट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सर डिलीट करने के बाद रिव्यू कर दूं तो सही हो जाएगा? हाँ डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद 2 दिन के लिए छोड़ देना उसको ऐड अकाउंट, ठीक है। मतलब 1 दिन के लिए तो आज छोड़ ही दो। अगर आज छोड़ने के बाद नहीं होता है शाम तक, 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना। अगर 5-6 घंटे के बाद भी सही नहीं होता तब रिव्यू के लिए डालना, ठीक है। जितने भी लिंक पड़े सब डिलीट करना। कहीं ग्रुप में जाके डालना है तो फिर वो सब भी डिलीट करो, ठीक है, ठीक है। हाँ सौरभ, आप लीव कर सकते हो, जो भी चाहे वो लीव कर सकता है, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो। सबके डाउट्स क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ
सर अगर ये इंटरव्यूअर आस्क कर रहा है कि सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलते हैं, कीवर्ड्स नहीं चलते, सर इसका हाँ। आंसर कैसे करेंगे? तो कह दो भैया सोशल मीडिया पे जो हैशटैग्स है ना वही सोशल मीडिया के कीवर्ड्स हैं। हमने ये थोड़ा ना बोला, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि हैशटैग्स आर द कीवर्ड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, यस सर, यस। और बताओ। थैंक यू सर। सबका क्लियर? सर हाँ सर एक और क्वेश्चन था, लाइक अगर कोई कंपनी है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट, एक कंपनी है ना, सॉरी डोमेन है यूपी गवर्नमेंट का ई डिस्ट्रिक्ट करके, तो सर अगर उसे प्रमोट अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए सोशल मीडिया बेस्ट रहेगा कि सर्च इंजन, सॉरी गूगल एड्स बेस्ट रहेगा? डिपेंड करता है कि किस मोटिव के लिए तुम यूज कर रहे हो। अगर उसके सर्चेस तुमको कीवर्ड सर्च करो, अगर तुम्हें सर्चेस अच्छे खासे मिल रहे हैं तो गूगल एड्स पे जाओ, अगर तुम्हें सर्चेस अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली तो तुम सोशल मीडिया एड्स पे आओ। डिपेंड करता है यूजर के उस पे। ठीक है। और सर ये ट्विटर का शॉप मॉड्यूल क्या है सर? मैंने ब्लॉग में पढ़ा था कि ट्विटर शॉप मॉड्यूल को टेस्ट कर रहा है अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो अब उसका नया फीचर होगा कुछ तो वो टेस्ट कर रहा होगा। अब जो भी नया फीचर आएंगे वो डिपेंड करता है ना कि कई सारे हर बार कोई ना कोई नया फीचर। ट्विटर एक अपना ऑडियो वाला फॉर्मेट भी मैंने बताया था ना, कूप एक ऑडियो फॉर्मेट आप सेंड कर सकते हो न्यूज फीड पे, तो वो फॉर्मेट आपका ट्विटर भी अब टेस्ट कर रहा है, ट्विटर भी लाने की कोशिश में था, ट्विटर के साथ साथ फेसबुक भी कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में ये चीजें चल रही है, तो ये सब कुछ चेंजेस आते जाते रहते हैं। और बताओ, क्लियर सबको? कोल्ड आउटरीच का प्रीति मतलब ये होता है कि आप उन लोगों को फोन के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू कनेक्ट करते हो जो आपके प्रोडक्ट या बिजनेस की ऑडियंस में तो रिलेट करते हैं मगर वो आपके बारे में जानते नहीं है। जैसे एनडीएमआईटी की ऑडियंस में आते हैं 12th पास वाले बच्चे, तो हमने किसी भी कॉलेज से या किसी भी स्कूल से 12th पास वालों के सबके कॉन्टैक्ट नंबर निकलवा लिए, उनको कोल्ड कॉलिंग के थ्रू या कोल्ड मैसेजिंग के थ्रू कॉल करनी या मैसेज करनी शुरू कर दी है। अब उन बच्चों को ये नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या हम कौन है एनडीएमआईटी वाले, बट उन्हें इतना पता है कि वो 12th पास है और उनको कोई ना कोई स्किल बेस्ड कोर्स चाहिए। तो इस तरीके के प्रोसेस को कोल्ड आउटरीच बोलते हैं। और बताओ सर, लिंक्डइन के केस में हम लोग ज्यादा कोल्ड आउटरीच करते हैं। बिल्कुल, आप ज्यादातर जितने भी उसमें जाओगे लिंक्डइन में कोल्ड आउटरीच होगी, आपके पास मैसेजेस आते ही होंगे, आप लोगों को भी आगे जाके करने पड़ेंगे। एचआर वगैरह जो भी होते हैं वो सब कोल्ड आउटरीच करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन में आपको पता है कि जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, यानी बिना ऐड किए भी आप अपनी ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो बिना ऐड चलाए। तो वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, कोल्ड आउटरीच करके लीड निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन की लीड जो होती है वो ऐड चलाने पे काफी एक्सपेंसिव पड़ती है, 450-500 पहुंच जाती है। ठीक, तो वो 450-500 रुपए बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, कोल्ड आउटरीच करते हैं और अच्छी खासी लीड्स उन्हें मिल भी जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो रेस्पॉन्ड भी करते हैं। और बताओ सर। हाँ सर एक क्वेश्चन ये भी आपने पूछा था कि अगर हमें ऑफिस के लिए फ्रेशनर मतलब हमें इसको प्रमोट करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा होगा? क्या करना है सर? जैसे हमारा रूम फ्रेशनर होता है वैसे ऑफिस के लिए हम स्पेसिफिक फ्रेशनर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमोशन के लिए अच्छा होता है? सर मैंने लिंक्डइन आपको आंसर किया। लिंक्डइन बिल्कुल सही आंसर था आपका, लिंक्डइन पे ही आप करोगे, क्योंकि भाई जितने भी लोग होंगे ऑफिस वगैरह के वो सब लिंक्डइन पे ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो एक ऑफिस रूम फ्रेशनर अगर आप, ये रूम फ्रेशनर जो आइडिया है वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट है आपके ये आईआईटी कानपुर में एक है, तो उनका एक टाई अप किया हुआ है उन्होंने एक कंपनी के साथ, तो उसी में उनको ये सारे चाहिए थे, उनको बस लीड्स चाहिए थी जो उनका प्रोडक्ट परचेज करे, 12,000 के आसपास की उनकी मशीन थी कुछ, तो वो प्रोडक्ट के लिए उनको जो लीड्स मिलेंगे वो लिंक्डइन से ही मिलने वाले। तो वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया था। और बताओ सबको क्लियर? सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, मोमेंट मार्केटिंग के बारे में बता दीजिए। मोमेंट मार्केटिंग वही होती है जो बज मार्केटिंग होती है, मतलब एक मोमेंट चल रहा है आपने, जहाँ पे आपने देखा कि हाँ यार एक ट्रेंड चल रहा है, एक मोमेंट चल रहा है, उसी मोमेंट में आपने क्या किया, अपने पहला बहती गंगा में हाथ धुल दिया जाके अपने भी कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें हमने भी अपने आप को मार्केट कर लिया, उसी को मोमेंट मार्केटिंग बोलते हैं। मोमेंट मार्केटिंग के कई सारे फैक्टर्स इस तरीके से आते हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे कोई भी आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपने कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी करोगे तो आप एक बस बन जाते हो। ठीक, जैसे जाने मन वाला ये बंदा आया, अब इस बंदे को बस बनाने के लिए टीआरपी चैनल्स वगैरह सब जितने भी टीआरपी बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, 6 महीने के बाद इसको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा,
नीरज चोपड़ा जी ने अभी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये मूवमेंट मार्केटिंग चल रही है। जितने भी लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, कोई महिंद्रा उनको एसयूवी दे दे रहा है, कोई ओयो उनको लाइफ टाइम का फ्री एक्सेस दे दे रहा है, कोई उसको इंडिगो ने उनको वो भी दे दिया है, क्या कहते हैं, फ्री एयर टिकट दे दिए 1 साल के लिए। ठीक, तो ये सब मूवमेंट मार्केटिंग है जो किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हो रही है। ठीक है, और बताओ सर। हेलो सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर। कल आपने FBXZ पूछा था, वो क्या है सर? FBXZ एक फाइल होती है जो तुमको वहाँ अपलोड करनी होती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ा है इसके बारे में जाके? नहीं सर, फर्स्ट टाइम नाम ही सुना है सर। हाँ, तो पहले पढ़ो। हमने ये भी तो बोला था कि जाके पहले पढ़ो, जब ना समझ में आए तब बताना। और बताओ सर, बज़ मार्केटिंग में क्या होता है? लाइक बज़ मार्केटिंग बस मार्केटिंग का देखो सिंपल सा